वेलकम। इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी डबराल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में चोर पुलिस का खेल चलता है? जी हां, चोर पुलिस का खेल। हो सकता है आप हैरान हो जाएं, और आपका हैरान होना लाजमी है, क्योंकि इस चोर पुलिस के खेल के लिए जो शब्द मेडिकल टर्म्स के यूज होते हैं वो आम आदमी को समझ ही नहीं आते हैं। इसीलिए उसका हैरान होना स्वाभाविक है और आपका भी हैरान होना स्वाभाविक है। जैसे मैं एक टर्म्स के बारे में एक टर्म्स में आपके ध्यान में लेकर के आ रहा हूं, जिस टर्म्स को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। जी हां, फ्री रेडिकल्स। आपने इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे तनाव बढ़ा देते हैं, कोशिकाओं या ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर के खतरे को बढ़ा देते हैं, झुर्रियां पैदा कर देंगे, त्वचा ढीली हो जाएगी, बुढ़ापे के लक्षण आपको जल्दी आ जाएंगे, अर्थात एजिंग फैक्टर जल्दी आ जाएगा, हृदय रोग का खतरा बढ़ा देते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं, या इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर देते हैं। ये सारी बातें आपने इसके बारे में सुनी और आपने फ्री रेडिकल्स के बारे में सुना, लेकिन क्या ये सुनते हुए आपके दिमाग में फ्री रेडिकल्स की कोई इमेज बनी क्या? ये क्या चीज है, ये नुकसान कैसे कर रहा है, इसको इससे इससे अगर नुकसान नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल आपके ध्यान में नहीं आया। लेकिन अगर ये जो टर्म्स है फ्री रेडिकल्स, इसको अगर आम आदमी की लेमन लैंग्वेज में आपको बता दिया जाए तो 101% ये सत्य है कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं और आपको तुरंत बात समझ में भी आ जाएगी। जी हां, ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये हमारे शरीर के असामाजिक तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं। जी, अब आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा उपद्रवी तत्व और असामाजिक तत्वों से। अर्थात जैसे असामाजिक तत्व हमारे समाज में नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे समाज में उपद्रव करते हैं, ऐसे ही फ्री रेडिकल्स रूपी असामाजिक तत्व हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं, जिनमें से आपके सामने बताया कि तनाव बढ़ा देते हैं और कैंसर के खतरे को, ये सारा कुछ ये कौन कर रहा है? ये असामाजिक तत्व, और शरीर के असामाजिक तत्वों को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब आप देख लीजिएगा फ्री रेडिकल्स आपको कितनी सिंपल भाषा में ये बात समझ में आ गई आपको, और क्या कभी आप भूलेंगे? क्या कभी नहीं भूलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको लेमन लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में आपको ध्यान में ला दूंगा, और ताकि आप उनको कभी भूलेंगे नहीं और उससे आपको फायदा भी मिलेगा। न केवल आपको फायदा मिलेगा, बल्कि आप जिसको बता देंगे उनके बारे में वो है भी, उसको भी बात समझ में आ जाएगी। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी यार कि भाई जब असामाजिक तत्व हैं तो इनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर में बहुत सारे दिक्कतें पैदा कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा, और इनको कंट्रोल करने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक पुलिस बना करके भेज रखी है। जी हां, पुलिस जो उनको कंट्रोल करती है, और उस पुलिस का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। अब आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत बार सुना होगा कि ये प्रोडक्ट खाओगे, ये वाला चीज खाओगे, ये वाला फल खाओगे, विटामिन सी से एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा, ऐसे बहुत सारी बातें आपने सुन रखी होंगी। लेकिन आपके ध्यान में उसकी इमेज नहीं बन पा रही होगी कभी भी कि ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है। अब आपको तुरंत आज ध्यान में आ गया जब मैंने बताया कि आपके शरीर की पुलिस, तो आपके दिमाग में तुरंत उसकी इमेज बन गई। अच्छा, अगर फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना है तो हमारी पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वैसा भी ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे शरीर में खतरा पैदा कर देंगे। इसलिए अपने को वो वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जहां पर क्या होगा, जो एंटीऑक्सीडेंट हमको देते हैं। अब आप देख लीजिए कि दोनों चीजें आपको कितनी आसान भाषा में समझ में आ गई। फ्री रेडिकल्स भी समझ में आ गया और आपको एंटीऑक्सीडेंट भी समझ में आ गया। आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि आम आदमी को उन मेडिकल टर्म्स में जो रोजाना हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते हैं, मैं उनको समझाने का, मतलब आपके सामने उनको रखने का प्रयत्न करूंगा, आपकी भाषा में, अपनी भाषा में, आम आदमी की भाषा में, न कि मेडिकल टर्म्स में, ताकि उसका आपको लाभ मिल जाएगा, आपके परिवार को लाभ मिल जाएगा, और जिस सज्जन को आप उसको शेयर कर दोगे उसको भी वो बात तुरंत समझ में आ जाएगी। क्योंकि कई बार हम जो खासतौर पर अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो वेलनेस फील्ड में काम करते हैं, उनको वो कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट में ये लिखा होता है तो समझ में ही नहीं आता, दिमाग में ऊपर से बात निकल जाती है। जब मैंने इस इंडस्ट्री में प्रवेश किया था तो तब मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आई, और आज मैं चाह रहा हूं कि उन शब्दों को आसान भाषा में आपके सामने भी रखूं। इसलिए जो आज का ये वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत एजुकेशनल होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए इसको ध्यान से आपने सुनना समझना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक इसमें बने रहना है। इवन बने रहना है, और आप चाहें तो अपने पास में अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा ताकि आप नोट्स भी बना सकें।
और जब आप नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके आगे भी काम आएगा। किसी कारण से आप नोट ना बना पाओ तो ये वीडियो आपके पास बना रहेगा, कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्पेशली मैं फेसलेस फॉर्म में बना रहा हूं ताकि आपका ध्यान हमारे चेहरे पर न जाकर के इसमें लिखे हुए कंटेंट पर जाए, जो बातें हम बोल रहे हैं ये उस पर जाए और आप उसका लाभ आपको मिल पाए। स्पेशली ये फेसलेस वीडियो है तो आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, हमारी पूरी जिंदगी में हमारे को काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। और उसमें हम जो पहला वर्ड यूज करने वाले हैं, जो पहला वाला जिसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, वह है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस, आमतौर पर हेल्थ के बारे में तो आप सब जानते ही हो, लेकिन अगर मैं वेलनेस की बात करूं तो आपके ध्यान में कई बार नहीं आ रहा होगा बात। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हेल्थ की बात करें तो आप अपने आसपास अपने समाज में कई बार देखते होंगे कि जहां एक तरफ बीमारी से ग्रसित लोग क्या है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा बिरादरी अर्थात डॉक्टर से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के उनके चक्कर लगा रहे हैं, वहां जूझ रहे हैं, किस लिए कि उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा होगा बहुत सारे स्वस्थ लोग अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बनाए रखने के लिए ऐसी जीवन शैली अपनाने की ओर सक्रिय हैं जो बीमारी को रोकती हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। तो ये जो बीमारी को रोकने और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो प्रयत्न हैं ये वेलनेस की कैटेगरी में आते हैं, वो वेलनेस के ऊपर लगे हुए हैं। अर्थात इसको आसान भाषा में आप समझें तो जहां हेल्थ जो है वो मनुष्य का लक्ष्य है, वहीं वेलनेस उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सक्रिय प्रक्रिया है वो वेलनेस की कैटेगरी में आ रहा है। आप इसको और ध्यान से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो आपका लक्ष्य क्या हो गया, दिल्ली जाना, लेकिन उस वहां जाने की प्रोसेस में जितनी भी क्रियाएं आप करेंगे, जैसे जैसे आप जाएंगे, वो सारा का सारा वेलनेस है। आप इसको ऐसे मान लीजिएगा। अर्थात स्वास्थ्य रूपी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संतुलित आहार लेना, पोषण पर ध्यान केंद्रित करना, जीवन शैली में बदलाव करना और जोखिम कारकों को नियंत्रित करना, अर्थात जो आपकी बॉडी में बीमारी का जोखिम पैदा कर देते हैं उनको नियंत्रित करना, ऐसी गतिविधियों को सक्रिय रूप से अपनाना ही वेलनेस है। जब आप इनको एक्टिव होकर के अपनाते हैं तो यही वेलनेस है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, वेलनेस शारीरिक हेल्थ से कहीं अधिक समग्र और बहुआयामी है। अब बात आती है कि वेलनेस एडवाइजर, कई बार चर्चा होती है कि ये वेलनेस एडवाइजर कौन है। अगली बात वेलनेस एडवाइजर की है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो लोगों को उनके स्वास्थ्य और वेलनेस को बढ़ावा देने में मदद करते हैं वो कहलाते हैं वेलनेस एडवाइजर। इसमें 2-3 कैटेगरी के लोग आपके सामने आ रहा होगा। सबसे पहले आता है फूड एंड न्यूट्रिशन प्रैक्टिशनर। जी हां, अर्थात वो लोग जो आहार और पोषण संबंधी सलाह या मार्गदर्शन देते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट आप जानते होंगे, फूड एंड न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट देते हैं, सलाह देते हैं, उन लोगों को आप जानते होंगे। वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, वो वेलनेस की कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल प्रैक्टिशनर, बहुत सारे जो फिटनेस कोचेज हैं, जो जिम ट्रेनर हैं या जो योगा कोचेज हैं, ऐसे सारे जो पेशेवर हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी आते हैं वेलनेस एडवाइजर में, जो फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो फिटनेस के प्रति लोगों को अवेयर करते हैं। और तीसरा आता है मेंटल एंड इमोशनल प्रैक्टिशनर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक काम करते हैं और जो भावनात्मक हीलिंग का काम करते हैं, जो मेंटल हीलिंग का काम करते हैं, मेडिटेशन वगैरह के ऊपर, ये सब भी क्या है, ये वेलनेस एडवाइजर हैं। तो जब भी आपके पास में वेलनेस एडवाइजर कोई कहे या आपके ध्यान में आए, जो वर्ड आए, तो आपको तुरंत ही ध्यान में आ जाना है क्या, स्वास्थ्य और वेलनेस को बढ़ावा देने वाले प्रोफेशनल्स। अब आइए बात करते हैं अगले वर्ड की, अगली टर्म्स की। मुझे लगता है कि आपको ध्यान में आ रहा होगा और चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अगली जो वर्डिंग है वो है लाइफ स्टाइल डिसीज। डिसीज का मतलब बीमारी। आपने बीमारी के बारे में तो पहले भी सुन रखा है, आप जानते हैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में, लेकिन अब लाइफ स्टाइल डिसीज क्या होता है। लाइफस्टाइल डिसीज में व्यक्ति की खराब आहार संबंधी आदतों के कारण से, शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण से, धूम्रपान के कारण से, शराब के सेवन के कारण से या तनाव आदि के कारण से जो 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 उसको रोग पैदा हो रहे हैं, इनको बोलते हैं आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाले रोग। और ये रोग सब लाइफस्टाइल डिसीज में शामिल होते हैं। और ये रोग आमतौर पर लंबे समय के होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, और ये एक दिन में, एक महीने में विकसित नहीं हो रहे हैं। इनको डेवलप होने में भी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल लग जाते हैं। ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और जब एक बार डेवलप हो जाते हैं तो ये कंट्रोल करना आसान नहीं हो पाता। जैसे आप देखें, मोटापा किस कारण से होता है, खराब आहार और व्यायाम की कमी के कारण हो जाता है मोटापा। डायबिटीज की अगर बात करें तो क्या होता है, अक्सर जो अनहेल्दी हमारा खाना होता है उसके आदतों के कारण से, और जो हमारी निष्क्रिय जीवन शैली है, आदमी घूमना फिरना नहीं कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है,
अर्थात फिजिकल एक्टिविटीज की कम हो गई है, उस कारण से डायबिटीज होना चालू हो जाता है। हृदय संबंधी रोग हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण से होता है, और बीपी के कारण से होता है, या धूम्रपान अगर आप कर रहे हैं, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके कारण से हो जाता है। और उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन अगर बात की जाए, या हाई बीपी की बात की जाए, तो तनाव के कारण से, मोटापे के कारण से, खराब आहार संबंधी विकल्प के कारण से होता है। जब भी आपके सामने लाइफस्टाइल डिसीज आए तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए कि जीवन शैली के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। मुझे लगता है कि जो टर्म्स मैं आपके सामने ला रहा हूं और आपके ध्यान में बिल्कुल आएगी और इनकी पिक्चर बन जाएगी, और ये पिक्चर हमेशा छाप छोड़ेगी आपके दिमाग में, और आप कभी इनको भूलेंगे नहीं। ये आपके लिए फायदेमंद है, और आप जब लोगों के साथ में शेयर करेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद है। आज का वीडियो, चाहे आप हेल्थ के प्रति अवेयर रहना चाहते हो, अपने और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हो, खुद का ध्यान रखना चाहते हो, या आप हेल्थ या वेलनेस के सेक्टर में काम कर रहे हो, तो भी यह आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि जो लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं, उनको बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, तो वहां पर जब ऐसे शब्द यूज होते हैं, अब उनको अगर खुद को उन शब्दों के माने नहीं पता हो, तो वो उन प्रोडक्ट को रिकमेंड करने में, उन प्रोडक्ट को प्रमोट करने में उनका वो आत्मविश्वास नहीं बन पाता, ताकि वो उस लेवल पर उसको प्रमोट कर पाए। तो मैं एश्योर कर रहा हूं आपको कि जिन टर्म्स को मैं आज आपको बता रहा हूं, ये रोजमर्रा के काम आने वाले हैं, और ये आपकी लाइफ में जीवन भर काम आने वाले हैं। आइए अगले टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आप जानते हैं, मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में आ रहा हूं ताकि आपको एक रिदम बन जाए, इसलिए मैं बहुत सारे टर्म्स आपको बता रहा हूं। ट्रीटमेंट का मतलब उपचार, हिंदी में अगर बात करें तो, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बीमारी या स्वास्थ्य की समस्या का इलाज किया जाता है। अब इलाज किस किस से होता है? दवाओं के द्वारा होता है, अर्थात मेडिसिन दवाई के द्वारा होता है। सर्जरी के द्वारा भी बहुत सारा इलाज होता है। मानसिक परामर्श भी कई बार दिया जाता है, लोगों को सलाह दी जाती है, उसके कारण से भी होता है। आहार और व्यायाम के द्वारा भी होती है, और थेरेपी के द्वारा भी होती है। अब बाकी सब तो आपने सुन रखे, लेकिन कई बार थेरेपी बहुत लोगों को, अच्छा थेरेपी क्या होता है भाई? थेरेपी, तो थेरेपी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे ही आपके ट्रीटमेंट आप वर्ड सुने तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा, अर्थात चिकित्सा प्रक्रिया या उपचार की प्रक्रिया। अब बात करते हैं थेरेपी। थेरेपी का मतलब भी सिंपल क्या होता है? किसी रोग या रोग की स्थिति के लक्षणों को कम करने या ठीक करने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को थेरेपी कहा जाता है। अब थेरेपी में क्या आती है? दवाइयां आ सकती हैं, बहुत सारे उपचार आ सकते हैं, विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। जैसे 2-3 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आप लोग जानते हैं क्या किस लिए यूज होती है? चोट से उबरने में मदद करती है फिजियोथेरेपी। कीमोथेरेपी आप लोग जानते होंगे, कैंसर के उपचार में मददगार होती है कीमोथेरेपी। स्पीच थेरेपी, जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनको मदद करती है स्पीच थेरेपी। इसी तरह से एक आती है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। ये सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या होती है? ये आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर शरीर को स्वस्थ और सही तरीके से काम करने में मदद करती है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। अब तो जब भी आपके ध्यान में, जब भी आपको वर्ड आए थेरेपी, कहीं पर भी लिखा हुआ है, आप सुने, आप पढ़ें, तो तुरंत आपके ध्यान में क्या जाएगा? चिकित्सा या इलाज की पद्धति को थेरेपी कहा जाता है। आइए बात करते हैं सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी की। तो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय पोषण पद्धति। शॉर्ट में कई बार इसको लोग CNT भी इसके लिए उपयोग करते हैं। यह पद्धति शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। इस थेरेपी में क्या कहते हैं? जो शरीर की हमारी कोशिकाएं हैं, उनको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं ताकि वे स्वस्थ रहें और सही तरीके से काम कर सकें। CNT थेरेपी में ही होता है। अर्थात CNT का जो उद्देश्य है वो शरीर की समग्र कार्य क्षमता को सुधारना और बीमारियों से बचाव करना है। यही CNT का बेसिक काम है। सामान्यतः जो अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो उनको स्वस्थ रखने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? आवश्यक पोषण चाहिए होता है, पौष्टिक आहार चाहिए होता है। उसमें क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट, प्रोटीन चाहिए। और इनकी आपूर्ति कहां से होती है? आप हम सब लोग जानते हैं किससे होती है? भोजन से होती है, अच्छे हवा से होती है, और शुद्ध पीने के पानी से होती है। यही जो हमको पौष्टिक भोजन से यह सब कुछ मिलता है। अब जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषण की पूर्ति ना होने पर, जब भोजन से चीज नहीं मिलती, भोजन से ही मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाती है, तो तब क्या करते हैं? वेलनेस एडवाइजर अर्थात आहार और पोषण विशेषज्ञ उसके लिए फूड सप्लीमेंट या आहार पूरक उपयोग करने की सलाह देते हैं ताकि आपके शरीर को वो पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में मिल पाए। यह CNT थेरेपी के अंतर्गत आता है, CNT के अंतर्गत आता है। अब पौष्टिक भोजन की बात करें तो क्या ध्यान में, जब भी पौष्टिक भोजन की बात होगी, आपको न्यूट्रिशनल फूड की बात होगी, तो क्या क्या आएगा उसमें? आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, आपको मिनरल भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, और आपको प्रोटीन भी चाहिए।
आइए बात कर लेते हैं एक एक करके इन तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट साधारणतया जो भी हम खाना खाते हैं या जो पीने वाली चीजें पीते हैं, चाहे जूस से लेकर के बाकी सब चीजें, जिसको साधारण भाषा में भोजन कहा जाता है, इस सब में क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम है, वो मेन काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जो शरीर को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट आपके सामने आए, शब्द आपके सामने आए, कहीं लिखा हो, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो क्या ध्यान में आएगा? शरीर के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके तीन तत्व होते हैं इसमें, इसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट है, एक पार्ट है इसका फाइबर, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है शर्करा, इसको शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का काम करता है। इसके तीन पार्ट हैं, क्या कौन कौन से? फाइबर हो गया, स्टार्च हो गया और शर्करा हो गया, शुगर हो गया। आइए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, जब ये हमको एनर्जी देता है तो एनर्जी देने के लिए मेटाबॉलिज्म यूज होता है। एक शब्द उपयोग होता है मेटाबॉलिज्म, बार बार कहता है, अर्थात ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए, ये शब्द बार बार होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये वो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो शरीर में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने, पोषक तत्वों के उपयोग करने और जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी में उसको निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। ये सारी रासायनिक प्रक्रियाएं, इनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और हिंदी में बात करें तो चयापचय शब्द इनके लिए यूज होता है। तो ध्यान में आ गया मेटाबॉलिज्म के बारे में। भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं आपकी बॉडी में हो रही हैं, वो सब का सब मेटाबॉलिज्म का पार्ट हैं, अर्थात वो सब चयापचय है। अब क्या होता है मेटाबॉलिज्म से? जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो वो वजन को घटाने में मदद मिलती है। जब अच्छा पच रहा होगा तो भाई तो सिंपल सी बात है, वो उससे ठीक होगा। बुढ़ापे में, लेकिन जब एज बढ़ जाती है तो बुढ़ापे में मेटाबॉलिज्म की दर घट जाती है, वो कम हो जाता है। इस आदमी का खाना पचता नहीं है, कम खाता आदमी। अगर आप व्यायाम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। और बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो खाना पीना हम खाते हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती हैं और उत्तेजित कर देती हैं। और मेटाबॉलिज्म थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित भी होता है। जो थायराइड होता है ये उसके द्वारा भी नियंत्रित होता है। अर्थात जब भी मेटाबॉलिज्म लिखा है, आप पढ़ें, आप सुने, तो उसका सीधा सा अर्थ क्या है? भोजन को ऊर्जा में बदलने, अर्थात पचाने वाली रासायनिक प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म। अब आपने एक काम और करना है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको चीज समझ में आ रही है, तो आपको जो शब्द लगाओ जो आज आपको ध्यान में आयो, आपने कमेंट में जरूर उसके बारे में लिखना है कि यस, ये जो शब्द है ये आज मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया और आगे मैं और किसी को भी शब्द को समझा सकता हूं। अर्थात कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं, जब जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को मापा कैसे जाता है? एक वर्ड उसके लिए होता है कैलोरी। अब कई बार आदमी को समझ आता है कैलोरी क्या होती है। कैलोरी का वर्ड यूज होता है कि इसमें इतना कैलोरी कम खानी चाहिए, कैलोरी को बर्न करना चाहिए, ध्यान ही नहीं आ रहा आदमी को। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी सिंपल से ऊर्जा को मापने की इकाई है। ऊर्जा किससे मिली? खाने से मिली। खाने को पचाने में जो क्रियाकलाप हुए, मेटाबॉलिज्म, उस मेटाबॉलिज्म से खाना ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी। ये कैलोरी ये बताती है कि अमुक खाद्य पदार्थ में या अमुक पेय पदार्थ में हमें कितनी ऊर्जा वो हमको प्रदान करते हैं, हमको कितनी ऊर्जा उससे मिली। यह ऊर्जा हमारे शरीर की दैनिक क्रियाओं और गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। हम सब जानते हैं, उस एनर्जी के बगैर बात बनने वाली नहीं होती। अब आमतौर पर कितना चाहिए? जो हमारे पास जो यंग ब्लड है उसमें 1600 से लेकर के 3000 कैलोरी के आसपास की आवश्यकता होती है। 1600 से लेकर के 3000 के बीच में जो एक्टिव लोग हैं और जो यंग हैं, जिनको आप वयस्क बोलते हैं, उनको अधिक कैलोरी का सेवन करने से वजन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता आगे आपको बताऊंगा, ध्यान में आ जाएगा। वजन जब कैलोरी ज्यादा हो जाएगी तो वजन बढ़ जाएगा। और वजन कम करने के लिए जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उससे अधिक कैलोरी आपको खर्च करनी होती है। और कैलोरी को खर्च करने के लिए कैलोरी बर्न करना शब्द का उपयोग होता है। और अगर बात करें तो दौड़ने से काफी मात्रा में कैलोरी खर्च होती है। तो आपके ध्यान में आ गया कार्बोहाइड्रेट में आपको ध्यान में आ गया मेटाबॉलिज्म की कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और उससे आपको ध्यान में आ रहा है जो एनर्जी हमको मिल रही है उसको मापने की इकाई कैलोरी है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के एक एक पार्ट के बारे में। जो सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था आपको, फाइबर को हिंदी में रेशा बोलते हैं। और ये क्या होता है? अनाज, फल या पत्तेदार सब्जी, रोटी, फली या दाल या जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं,
ये वो हिस्सा है उनका जो बिना पचे या बिना अवशोषित हुए ही आंत के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो उसको बोलते हैं फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी खाने पीने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइबर भोजन के आवश्यक तत्व हैं, इसके कारण से पेट और आंत की सफाई आसानी से हो जाती है, मल मुलायम होकर आसानी से बाहर निकल जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। फाइबर युक्त जो आहार अगर आप खाते हैं तो बवासीर से लेकर के जो या वो जो पाइल्स वगैरह बनता है ये वो उसको नहीं बनने देता, पेट में गैस नहीं बनती, उसमें नियंत्रण कर लेता है। साथ में भोजन का पाचन ठीक से होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जहां पर भी फाइबर वर्ड आए तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए, अर्थात वो हिस्सा जो आपके पेट को ठीक रखता है, जो पेट में जो पचता नहीं है उस मेटाबॉलिज्म के उस प्रोसेस में, अर्थात वो अवशोषित नहीं होता। आइए अब अगली बात करते हैं। फाइबर के बाद में हमारे पास आता है स्टार्च। स्टार्च सिंपल आहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। जो एनर्जी जो मिलती है वो स्टार्च से मिलती है। स्टार्च को भी शरीर क्या है, ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और जो उससे उस ग्लूकोज से अपने को ऊर्जा मिलती है। अब स्टार्च क्या होता है, जो आलू वाला पार्ट है ना वो स्टार्च है, चावल का पार्ट है ना वो स्टार्च है, मक्का कॉर्नफ्लेक्स जो है वो जो पार्ट है ना वो स्टार्च है, गेहूं के अंदर वाला जो है गेहूं छिलके के अंदर वो सब स्टार्च है। ये सारे स्टार्च के प्रमुख स्रोत भी हैं मक्का। और इसके बाद जैसे आपको कॉर्न मील हम कई बार यूज करते हैं या कॉर्न स्टार्च यूज करते हैं, गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां ये भी स्टार्च का ही माध्यम है। या जो पास्ता वगैरह बनता है आजकल, पास्ता बहुत लोकप्रिय है, जो पास्ता वो भी स्टार्च है। अर्थात स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है और इस स्टार्च को क्या है हमारी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और इससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो जब भी स्टार्च आपके ध्यान में आए, आप पढ़ें सुने देखें, जो आपके ध्यान में आ जाए कहीं पर भी, तो आपने समझना है आहार का सबसे आम कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च है। तो फाइबर बता दिया, ध्यान में आ गया, स्टार्च समझ में आ गया। अब अगली बात आती है क्या, शुगर। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि पूरी जिंदगी इससे पाला पड़ने वाला है आपका, पूरी जिंदगी सबका इससे पाला पड़ने वाला शुगर। जहां देखो शुगर की चर्चा होती है। शुगर अर्थात खाद्य और पेय पदार्थों में पाए जाने वाली जो मिठास है ना उसको वो शुगर है। और ग्रीक भाषा में इसको ग्लूकोज कहा जाता है, इसलिए इसका प्रचलन जो मेडिकल टर्म्स में ग्लूकोज के रूप कहते हैं, जो ग्लूकोज है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक में मीठे को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, वहां से आया है। बेसिक आप सिंपल देसी भाषा में समझें तो खाद्य और पेय पदार्थों में पाए जाने वाली मिठास को शुगर बोलते हैं। इसका उपयोग किसके लिए होता है, शरीर इसका उपयोग ऊर्जा के लिए करता है। और खाद्य और पेय पदार्थों में जो मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी बना भी देती है। जैसे मैंने क्या बोला, स्टार्च से कन्वर्ट हो गया तो बॉडी बना भी देगी इसको। ग्लूकोज या शुगर सभी सारी गतिविधियों में मदद करता है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे सांस लेना हो, कोई काम करना हो, सोचना हो, कुछ भी करना हो आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको शुगर चाहिए। शुगर क्या करेगा, शुगर से आपको एनर्जी मिलती है। तो भैया जब एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी काम कैसे कर पाओगे। तो शुगर आपके लिए वो सारे काम करता है। ग्लूकोज जो होता है अर्थात शुगर शरीर की कोशिकाओं द्वारा खून से सीधे उपयोग की जाने वाली जो प्रमुख पोषक तत्व है। अर्थात जो शुगर जो है आपकी कोशिकाएं खून से अवशोषित करती हैं उसको, है ना। जो ग्लूकोज है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, पाया तो जाता ही है। और कई बार एनर्जी की कमी होने पर ग्लूकोन डी वगैरह पीते हो ना, वो भी सीधा सीधा वही है, उसका नाम ग्लूकोज ले रखा है, मीठा ही है, वो तुरंत मिल जाता है उससे और तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। ग्लूकोन डी पीते हैं आप, ग्लूकोज डी या ग्लूकोन डी बहुत सारी चीजें पीते हैं, तो ये ध्यान में आएगा आपके पास में शुगर, वो शुगर है। और शुगर मोटा मोटा बहुत सारे प्रकार के होता है, लेकिन जो मोटा मोटा 4 प्रकार के शुगर्स होते हैं। एक होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, एक होता है फ्रक्टोज के फॉर्म में, एक होता है सुक्रोज के फॉर्म में और एक होता है सुक्रालोज के फॉर्म में। मैंने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी जिंदगी काम आने वाला है आपका, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा शुगर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्लूकोज। तो पाचन के दौरान मैंने क्या बताया, जो शुगर होती है, जो मिठास आपके खाने में होती है, जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सरल शर्करा, ये मोनोसेक्राइड भी बोलते हैं, ये उसमें टूट जाती है और उस मोनोसेक्राइड को ग्लूकोज कहा जाता है। और यही ग्लूकोज है वो एनर्जी का क्या है, मेन सोर्स है। तो ये आपके ध्यान में आ गया। अब ये पाचन के बाद में जब ये मोनोसेक्राइड, ये सरल शर्करा, ये सिंपल शुगर जो होती है, जब ये रक्त प्रवाह में चली जाती है, तो रक्त प्रवाह में चली गई तो वहां पर इसको क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। ये वहीं से अवशोषित होती है। तो जब ये शुगर जो कहां चलेगी, जब ब्लड में चलेगी तो क्या बन गई, ब्लड शुगर के रूप में इसको पहचाना जाता है। और रक्त प्रवाह से शुगर इंसुलिन की मदद से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर हमारे शरीर को एनर्जी देता है। उसी ब्लड में से इंसुलिन की मदद से ये क्या करता है, ये इंसुलिन की मदद से आपकी बॉडी में, आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, इसलिए इंसुलिन चाहिए होता है।
अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा तो ध्यान में आ जाएगा और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, शरीर की गतिविधियों के लिए आवश्यक कैलोरी का उपयोग करने के बाद जो बची हुई कैलोरी है, जो बची हुई एनर्जी बच गई कैलोरी के फॉर्म में, उसको क्या करता है लीवर मांसपेशियों और अन्य कोशिकाओं में वसा के रूप में जमा करता है, वसा के रूप में जमा कर लेगा, फैट के रूप में जमा कर लेगा, ताकि शरीर को जरूरत पड़ने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाए। कभी आप खाना ना खाओ तो उस समय पे शरीर को तो तब भी आपके लिए व्यवस्था करनी है। जब आप खाना नहीं खाते, बोले मैं तो डाइट पर हूं, बोले मैं तो भाई साहब फास्ट है मेरा तो मैं पूरे दिन खाना नहीं खाऊंगा, आज मेरे को खाना मिला ही नहीं, तो भाई शरीर कैसे चलेगा। तो वो जो उसने जमा कर रखा है आपके लीवर ने, जो आपकी मांसपेशियों में और आपकी बाकी कोशिकाओं में जमा है वसा के रूप में, उसको कन्वर्ट कर लेता है, वहां से एनर्जी लेता है। भाई साहब बिना एनर्जी के तो चलेगा नहीं, एनर्जी तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो भाई साहब विपत्ति काल के लिए जमा कर लेता है, जैसे आप पैसे जमा करते हो विपत्ति काल के लिए, तो शरीर अपनी एनर्जी को जमा कर लेता है किस रूप, किस फॉर्म में, वसा के फॉर्म में जमा कर लेता है। और इसी वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड जब ये बढ़ जाता है, जब ये वसा ज्यादा बढ़ गई, आप ज्यादा खाना खा रहे हो, उसने जमा भी वो उसको जमा करे जा रहा है, उतनी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा, जरूरत नहीं तो बॉडी जमा कर लेगी। और यही ट्राइग्लिसराइड जो है ये जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों का कारण बन सकती है, हार्ट से लेकर के बहुत सारे चीजें जो डिटेल में आगे आपको ध्यान में आएगी, बहुत सारे बाकी वीडियो में मैंने बता रखा है। तो जब भी ग्लूकोज आपके ध्यान में आए क्या है, तो इसको सिंपल समझो ऊर्जा का मेन सोर्स, या सिंपल शुगर, या मोनोसैकेराइड भी उसको बोलते हैं। तो किसी प्रोडक्ट में अगर मोनोसैकेराइड लिखा हो, या ग्लूकोज लिखा हो, या सिंपल शुगर लिखा हो, तो तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा, इसका मतलब वो अच्छा वो सिंपल चीज ध्यान में आ गई। अब अगला ग्लूकोज के बाद में अब आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, ये बेसिकली ये फ्रूट से बनने वाली चीनी, आप समझ लो इसको, फ्रूट शुगर, फलों से या कुछ सब्जियों से या शहद में जो होता है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। ये स्वाद में मीठा होता है, सबसे मीठा होता है, मतलब ग्लूकोज से ज्यादा मीठा होता है ये। फ्रक्टोज को भी जो है लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं लीवर, ये लीवर क्या है, ये ग्लूकोज के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी उपयोग करती है। तो जहां पर भी फ्रक्टोज लिखा होगा तो समझ लीजिएगा फ्रूट शुगर, सबसे मीठी मोनोसैकेराइड, अर्थात सबसे मीठा वाला चीनी, आप समझ लो उसको। तो किसी प्रोडक्ट में कहीं पर लिखा हो ग्लूकोज तो भी चीनी समझ जाना, फ्रक्टोज लिखा होगा तो भी चीनी समझ जाना कि भाई ये मीठा है। भाई साहब एडिड शुगर लिखा होगा तो भी समझ जाते हैं आप, तो शुगर है भैया। अब आता है तीसरा वाला जो टर्म्स इसके लिए होता है, वो क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज को सिंपल भाषा में जो घरेलू चीनी जो आपके और हमारे घरों में यूज होती है, वो चीनी जो गन्ने से बनती है, चुकंदर से बनती है चीनी, जो मिठास के लिए उपयोग होती है, सबसे बड़ा जो मेजर है वो सुक्रोज ही है। तो किसी प्रोडक्ट में ग्लूकोज लिखा हो, फ्रुक्टोज लिखा हो, सुक्रोज लिखा हो, तो तुरंत समझ अच्छा कौन सा वाला चीनी, तो आपके ध्यान में आ गया। सुक्रोज को शरीर की जो एंजाइम, जो शरीर जो है एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और सुक्रोज कहां पर मिलता है, जो हमारी टेबल शुगर होती है, जो हम अपने घर में यूज करते हैं, मिठाई में, कैंडी में, बेकरी उत्पाद में, पैकेज जूस में, सॉफ्ट ड्रिंक में, जहां पर भी एडिड शुगर लिखा होता है वो सब का सभी सुक्रोज है। तो आपके ध्यान में आएगा सुक्रोज जहां पर भी लिखा होगा तो तुरंत आपके ध्यान में आ गया, अर्थात ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जो फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई सामान्य चीनी जो है, जो चीनी, उसको सुक्रोज बोलते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आ जाएगा आपको। अगली बात जो होती है चीनी के बारे में, वो क्या है, सुक्रालोज। खास तौर पर जो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट होते हैं उनमें सुक्रालोज यूज होता है। अभी सुक्रालोज क्या है, ये बेसिकली कृत्रिम मिठास है, एक कैलोरी मुक्त है और चीनी की तुलना में कई गुना मीठा होता है। सुक्रालोज अर्थात आर्टिफिशियल स्वीटनर, सिंपल भाषा में समझ जाइएगा, क्योंकि ये इसको चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग होता है। ये खाद्य पदार्थों में बहुत सारी जगह पर यूज होता है। वजन घटाने के लिए जो लोग चीनी यूज नहीं करना चाह रहे हैं, या जो शुगर को यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए उपयुक्त है। जो कैलोरी कम सेवन करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें कैलोरी होती ही नहीं है। जो चीनी का सेवन नहीं करना चाह रहे हैं, जिनको चीनी नियंत्रित करने के लिए कहा गया है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड शुगर के लेवल को प्रभावित नहीं करती, इसीलिए डायबिटीज के रोगी जो है चीनी वगैरह में देखा आपने वाला वो सुक्रालोज जो था वो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं। सिंपल, जब भी सुक्रालोज कहीं पर लिखा हुआ, खासतौर वेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, वेट मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें सुक्रालोज यूज होता है। अगर उसमें चीनी यूज होगा तो वो तुरंत जो है शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, और ये बहुत धीमे धीमे, ना के बराबर बढ़ाता है। अर्थात सुक्रालोज आएगा तो क्या समझना है, कृत्रिम स्वीटनर, मिठाई का, मिठास का विकल्प।
तो मेरे दोस्तों, देखा आपने शुगर के बारे में कितनी बेहतरीन जानकारी मिली आपको। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आपको क्या आज नया सीखने को मिला उसको जरूर आपने कमेंट करना है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लोगों के सामने शेयर भी कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं आगे और प्रोडक्ट के बारे में। अब आता है जो टर्म्स होती है, अगली टर्म्स आती है इंसुलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलिन के बगैर बात बनने वाली नहीं है। जब तक इंसुलिन नहीं समझोगे तब तक आपको ग्लूकोज समझ नहीं आएगा, अर्थात शुगर समझ में आएगा। हमारे खून में उपलब्ध शुगर, आपको पता है, वही जो है वो कोशिकाओं का ईंधन है, अर्थात कोशिकाओं का मेन एनर्जी का सोर्स क्या है, वो शुगर ही है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन इस ईंधन को, अर्थात इस ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए एक सहायक की जरूरत पड़ती है। और वो जो सहायक है ना, उस सहायक को ही इंसुलिन बोलते हैं, अर्थात वो सहायक इंसुलिन नामक हार्मोन है। और उस हार्मोन को कौन बनाता है, वो पैनक्रियाज बनाता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। अब ध्यान से समझ जाएगा ये कैसे शुगर की बीमारी होती है, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। इंसुलिन क्या काम करता है वो आपके ध्यान में आ जाएगा। जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता या कम बनाता है तो कोशिकाएं जो है ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती है। अब क्या करता है, आपके ब्लड में शुगर है लेकिन उसको कोशिकाओं में जाना है, तो शुगर कोशिकाओं में जाने के लिए उसको सहायक चाहिए हो रहा है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, जो पैनक्रियाज बनाता है, वो कोशिका का दरवाजा खटखटा रहा है, उठो भाई साहब, हेलो, मैं शुगर ले आया हूं आपके लिए, क्योंकि भैया वो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो खड़काने वाला काम है। शुगर बोलता है भाई साहब मैं ना खड़काऊं ना खड़काने वाला हूं, मैं नहीं खड़काऊंगा, तो तेरा काम है, तू खड़का, तू बोल इसको। तो वो खड़काता है भाई साहब। अब जब वो खड़काएगा तो कोशिकाएं क्या होती है, अपना दरवाजा खोल रही हैं, तो वो उसको अवशोषित करती हैं। अब वो खड़काने वाला आदमी नहीं है, आप इसको समझ ले, खड़काने वाला बंदा ही नहीं है। खड़काने वाला बंदा का मतलब हार्मोन है ही नहीं, जो इंसुलिन नामक हार्मोन वो है ही नहीं, अब वो बना ही नहीं रहा पैनक्रियाज। जब वो पैनक्रियाज नहीं बना रहा है तो भाई साहब शुगर तो चौड़ा होकर के घूम रहा है। वो तो बोला भाई साहब मुझे जरूरत नहीं है, मैं ना खड़काने वाला किसी को। तो क्या करेगा वो, जब वो खड़काएगा नहीं तो शुगर की मात्रा आपकी खून में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कोशिकाएं अवशोषित कर ही नहीं पा रही। कोशिकाओं को पता ही नहीं चल रहा है कि भैया खून में वो शुगर आ गया है, वो शुगर है खून में, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं बताने वाला। अब इससे क्या होगा, खून में शुगर बढ़ गया और वहीं से इस स्थिति को, जो खून में शुगर बढ़ गया, इसी स्थिति को डायबिटीज की बीमारी कहा जाता है। देखो कितनी आसान भाषा में समझ में आ गया होगा आपको। अगर आया हो तो कमेंट जरूर करना है, बिल्कुल कमेंट करना है। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जब पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1, और जब कम बनाता है तो वो होता है डायबिटीज टाइप 2। आप देख लीजिएगा, टाइप 1 और टाइप 2 आपको ध्यान में आएगा। डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2, मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज टाइप 2 होता है, और डायबिटीज टाइप 1 बहुत कम लोगों को होता है। और जब ये नहीं बन रहा है तो बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें मदद करते हैं, जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मदद करते हैं, बाकी चीजें होती हैं, दवाइयां करती हैं। इंसुलिन के जब ज्यादा ही हो जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है बस। लेकिन आज आपको ध्यान में आ गया शुगर क्या है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, और डायबिटीज की बीमारी कैसे होती है। ये आपको सारी चीजें आज की डेट में समझ में आ गई होंगी। तो जब भी आपको इंसुलिन कहीं पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, देखने को, आप तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा, अच्छा वो खड़काने वाला आदमी। किसको खड़काने वाला, कोशिकाओं को खड़काने वाला, ताकि वो शुगर को अवशोषित कर पाए। सिंपल बात समझिए, इंसुलिन खून में शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, इसको इंसुलिन कहा जाता है। आइए बात करते हैं आगे, और आगे चलते हैं। अब आते हैं बात फैट की, बात करते हैं। फैट को फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले मैं शुगर की बात करूं, शुगर आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा हूं, समझ में आया हो तो आप जरूर इसको कमेंट में लिखें कि आपको आज शुगर के बारे में कौन सी बात समझ में आई। आपको इंसुलिन समझ में आया, आपको ग्लूकोज समझ में आ गया, आपको फ्रक्टोज समझ में आ गया, आपको सुक्रोज समझ में आया, आपको सुक्रालोज समझ में आया, वो आप जरूर अपने कमेंट में लिखेगा। अब बात करते हैं वसा की। इसको फैटी एसिड्स बोलते हैं, वसा या चिकनाई, इसको चिकनाई बोलते हैं। अरे ये हमारे आहार का सबसे प्रमुख घटक है। बिना चिकनाई के भाई साहब, बिना उसके तो खाना बनेगा ही नहीं, मजे नहीं आएगा खाने में, टेस्ट ही नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, टेस्ट तो चाहिए। इससे हमको, हमारे शरीर को दैनिक कार्यों को करने के लिए शक्ति, एनर्जी भी प्रदान होती है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट में ही तो आपके खाने में तो यूज होता है, तो इससे भी आपको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ये शरीर में ऊर्जा का भंडारण करने के लिए, वसा ऊर्जा का भंडारण भी डिपो के रूप में काम करता है। एनर्जी जहाँ स्टोर होती है वो भी काम करता है। इंसुलेशन का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सिग्नलिंग में बहुत ज़्यादा काम करता है आपकी बॉडी में। आपको यहाँ पर चुंगटी दी और वहाँ पर सीधा हाथ चला गया, ये किसने बोला, जो ब्रेन ने सिग्नल दिया।
सिग्नलिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हार्मोन को बनाने में, उनके उत्पादन में, कोशिकाओं के निर्माण में और विटामिन के अवशोषण में भी मदद करता है। क्या? फैट। इसलिए फैट आवश्यक भी है। इसको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। जब फैटी एसिड बोलते हैं तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि भाई ये फैट का रूप। अब फैट दो प्रकार के होते हैं, बल्कि तीन प्रकार के होते हैं, मोटा मोटा बहुत सारे होते हैं लेकिन मोटा मोटा तीन। सबसे पहले एक है गुड फैट। गुड फैट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है, जिसमें आता है ओमेगा 7 और ओमेगा 9, जिनको पूफा बोलते हैं, और सॉरी मूफा बोलते हैं। और फूफा होता है ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। मूफा पूफा समझ जाएगा। तो ओमेगा 7 और ओमेगा 9 हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा बॉडी खुद बना देती है। और ओमेगा 6 जितना हमको चाहिए होता है वो प्रॉपर हमको हमारे खाने से उतना मिल जाता है। लेकिन ओमेगा 3 की जो पूर्ति है वो हमको हमारे भोजन से नहीं हो पाती है, इसलिए इसको हमको बाहर से लेना पड़ता है और इसके सप्लीमेंट उपयोग करने की सलाह दी जाती है। और उसके बहुत सारे सप्लीमेंट ओमेगा 3 के उपलब्ध होते हैं। ओमेगा 6 के, 7 के, 9 के बहुत कम मात्रा में नहीं के बराबर होंगे। तो आपको ये ध्यान में आ गया ओमेगा 3 क्या है। इसके बारे में डिटेल, फैटी एसिड्स के बारे में या फैट्स के बारे में डिटेल में एक वीडियो बना रखा है मैंने, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख सकते हैं। तो ये हो गया गुड फैट, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर आता है बैड फैट, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ये भी आवश्यक हैं, लेकिन अधिक मात्रा जब इनकी हो जाएगी तो हानिकारक हैं। ये आपको नेचुरल चीजों से मिलेंगे, जैसे दूध से, दही से, घी से, तेल से, मक्खन से, पनीर से, मीट से। इनसे मिलने वाला जो चिकनाई और जो फैट है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आवश्यक है लेकिन अधिक मात्रा में हानिकारक है। और जब अधिक मात्रा में जब ये हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। इसी को अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ये बढ़ा देता है। इसी को बोलते हैं जब ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है। और एक होता है ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड, सबसे ज्यादा हानिकारक और खतरनाक पूरा का पूरा। जो रिफाइंड वगैरह से मिलना है, जो आर्टिफिशियल फैट जितना भी है, जो रिफाइंड वगैरह जो खाते हैं, बहुत सारी बाहर की चीजें जो सब उसमें सब जो मिलता है, आर्टिफिशियल चिकनाई इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है? ये खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और अच्छे को कम करता है, इसलिए दोहरी मार मारता है। पूरी डिटेल एक अलग सी वीडियो है यहां पर, आप उस वीडियो में इसको समझ सकते हैं। पूरी डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल के लिए। अब आइए बात करते हैं फैट से अगले, जो हमारे पे ध्यान में आ गया, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सब लोग जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत चर्चा होती है। तो ये फैट भी पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। तो कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं? रक्त में मौजूद वसा, फैट को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो रक्त में चला गया। अभी तो खाने में था आपके, वो जो ब्लड में चला गया तो वहां पर क्या बन गया? ये कोलेस्ट्रॉल बन गया। शरीर में जो ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर और आंतों से बनता है, आंतों में बनता है, और लगभग 20% जो है वो हमारे आहार से आता है। बाकी को कन्वर्ट करता है आपका लीवर, कन्वर्ट करता है। यह शरीर की कोशिकाओं में हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर रक्त में इसकी सही मात्रा में मौजूदगी अगर ये सही है, इसका लेवल कंट्रोल्ड है, तो ये लाभदायक है, फायदेमंद है। लेकिन अगर ज्यादा होने पर ये जोखिम बढ़ा देता है, खासतौर पर हार्ट का जोखिम बढ़ा देता है। ध्यान में आ गया आपको? तो ये ज्यादा नहीं चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों चीजें क्या हैं? ये पानी में घुलते नहीं है, ये तो इनको अघुलनशील वसा कहा जाता है। अभी जब ये पानी में घुलता ही नहीं है तो ये बन तो गया, अब ये कोशिका तक पहुंचेगा कि अल्टीमेटली जितने भी पोषक तत्व हैं उनको सबको कोशिका की रसोई तक जाना होता है, जहां पर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पर क्या होता है? आपके फेफड़े से आ रही है ऑक्सीजन और यहां से जा रहा है, पेट से, आंतों से जा रहा है आपका खाना, वो दोनों चीजें वहां जा रही हैं और वहां पर बनती है एनर्जी। अब ये क्या है? ये तो ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है कि ये पानी में घुलने वाला नहीं है, ये घुलनशील ही नहीं है, तो ये ब्लड में जाता ही नहीं है। तो इसको ब्लड में ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, जिसको प्रोटीन बोलते हैं। वो बिना प्रोटीन के नहीं जाएगा। वैसा बोल तू जाएगा तो मैं तो चलूंगा नहीं, तो मैं चलूंगा ही नहीं। तो अब दोनों को मिलाकर के लिपिड, इसको लिपिड ही बोलते हैं, ठीक है ना? लिपिड और प्रोटीन दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। और ये लिपोप्रोटीन दो प्रकार का होता है। एक होता है एचडीएल अर्थात हाई डेंसिटी वाला, जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और एक होता है लो डेंसिटी वाला, जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया कि बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, अच्छा वाला क्या है, और ट्राइग्लिसराइड क्या है, और लिपोप्रोटीन कैसे ये काम करता है। क्योंकि इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल आपको ध्यान में आ गया। लेकिन सिंपल समझिए, कोलेस्ट्रॉल का मतलब रक्त में मौजूद वसा, ठीक है? तो ये जो एचडीएल वाला है और एलडीएल वाला जो लिपोप्रोटीन है, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को ले जाने का काम करता है, वसा को ले जाने का काम करता है। कहां तक? कोशिका तक, ठीक है ना? अब
अगर अच्छा वाला होगा तो वो क्या करता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करके वापस लीवर में ले आता है ताकि वो दोबारा यूज हो जाए, किसी और जगह काम आ जाए। लेकिन जो ये एलडीएल वाले होते हैं, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये आपकी कोशिकाओं में, आर्टरीज में जमा हो जाता है, ये वापस नहीं आता, ये वापस कोलेस्ट्रॉल को ला ही नहीं रहा है। तो उसको भी ला रहा था, कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो गया और क्या हो गया, ये भी जमा हो गया। तो वहां से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और जहां से आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, बीपी का खतरा बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। अब आइए और थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब बात करते हैं लिपिड की। लिपिड खासतौर पर वैसे तो यूज नहीं होता, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डॉक्टर जो टेस्ट लिखता है तो उसमें वो लिपिड प्रोफाइल के लिए बोलता है, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करा लो भाई। तो लिपिड प्रोफाइल क्या है? बेसिकली लिपिड क्या है, हमारे शरीर में वसा का जो कई अलग अलग फॉर्म में जो वसा जमा होती है, इन सबको मिलाकर के लिपिड बोला जाता है। अब कौन कौन सी वसा हो गई? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, और इन सब मिलाकर के टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया। ये लिपिड प्रोफाइल में आता है। आपको ध्यान में आ गया तो मुझे लगता है कि आज आपको फैट भी, शुगर समझ में आ गया होगा और फैट भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं अब अगले पॉइंट के ऊपर। अब आते हैं बात विटामिन की। अर्थात विटामिन, या इनको हिंदी में बोलते हैं जीवन सत्व, अर्थात भोजन के वे आवश्यक पोषक तत्व जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। इनको भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये आपको जीवन पौधों से मिलेंगे या जानवरों से मिलेगा, ठीक है ना। उनसे कब मिलेगा? जब हम उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तब वो हमारे शरीर को मिलते हैं। शरीर के अलग अलग फंक्शन को चलाने के लिए करीब 13 तरह के विटामिन आवश्यक होते हैं, जिसमें विटामिन ए बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का पूरा बंच, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 सब होते हैं, विटामिन बी है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब मिलाकर के 13 तरह के विटामिन ये आवश्यक होते हैं। बॉडी बनाएगी नहीं, बहुत कम मात्रा में, कोई बनाती है तो बहुत कम मात्रा में, तो अपने को क्या करना है, अपने को एक खाने से मिलेगा। विटामिन वैसे तो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कई बार जब इनकी कमी हो जाती है या हमको मिल नहीं पाते हमारे खाने पीने में से, तो इसको सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। तो सप्लीमेंट जो टैबलेट फॉर्म में या सप्लीमेंट के फॉर्म में भी आप इनको ले सकते हैं, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, और बहुत सारी जगह पर आज विटामिन के सप्लीमेंट मिलते भी हैं और यूज भी करते हैं। आइए अब बात करते हैं किसकी, मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज की। वे आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्व या घटक जो भोजन में मौजूद होते हैं और शरीर के विकास और ठीक से काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। यह अकार्बनिक तत्व हैं। वो पहले क्या वाला बताया, कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व किससे मिलेगा? पौधों से मिलेगा या जानवरों से मिलेगा? पशुओं से मिलेगा। लेकिन अकार्बनिक तत्व किससे मिलेगा? मिट्टी से मिलेगा या पानी से मिलेगा। और मिट्टी और पानी से पौधों द्वारा यह अवशोषित होता है या जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, और जब उनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या हम पानी पीते हैं तो उससे हमको मिलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स मोटा मोटा दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है जिसको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं, मेजर मिनरल्स, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड आता है। और फिर है माइक्रो मिनरल्स जिसको ट्रेस मिनरल बोलते हैं, बहुत कम मात्रा में, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, जिसका आयरन है, सेलेनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है एंड कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कई बार जब इनकी कमी हो जाए तो इनकी जगह पर सप्लीमेंट और टैबलेट आदि भी ली जा सकती है। तो अर्थात मिनरल्स और विटामिन का सप्लीमेंटेशन भी है, ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन भी है। तो आपको ये ध्यान में आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली खनिज ही हैं, मिनरल्स ही हैं। ये पानी के संतुलन को आपकी बॉडी में बनाने के लिए काम करते हैं। आपको जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना, तंत्रिकाओं में सिग्नल भेजना, मांसपेशियों को आराम देना, मस्तिष्क वगैरह की कार्यप्रणाली, हृदय की कार्यप्रणाली, उन सब में जो जब है ही मिनरल, तो वो मिनरल्स के सारे काम यहाँ पर। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड जैसे तत्व इलेक्ट्रोलाइट्स को व्यवस्थित करने में सहायक माने जाते हैं। हमारा शरीर खाए और पिए जाने वाले पदार्थों से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पूरे शरीर में फैलकर शरीर के कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग भी करते हैं। कई सारे जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से आता है, इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बोलते हैं जिसे पीकर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की अच्छी मात्रा बनाए रखी जा सकती है। एनर्जी ड्रिंक वगैरह बहुत सारे आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वाले। ओआरएस, वो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो ओआरएस भी, और उसके कारण से आपको रिहाइड्रेशन में वो मदद करता है। ओआरएस का घोल आप पीते हैं तो। आइए और आप बात करते हैं अब अगली बात होती है किसकी, प्रोटीन की बात होती है।
प्रोटीन आमतौर पर तो आप सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, हर व्यक्ति प्रोटीन के बारे में जानता है। प्रोटीन का जो मेन काम है यह आपकी कोशिकाओं और आपके ऊतकों अर्थात आपके अंगों का निर्माण करता है, उनको मेंटेन करता है, उनको रिपेयर भी करता है, ये सारे काम करता है। ठीक है, निर्माण भी किया, मरम्मत भी करी, उनकी रिपेयर भी किया, और एंजाइम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम क्या होता है आगे बताऊंगा। हमें प्रोटीन की आवश्यकता जीवन भर, पूरी पूरी जिंदगी, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको प्रोटीन चाहिए भाई। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी किससे मिलती है? पहले तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में से नहीं मिले तो किससे मिल रहा है? फैट से मिल रहा है, और जब इन दोनों में नहीं है तो तब जाकर के अपने को क्या प्रोटीन से मिलना चालू हो जाता है। तो अर्थात ये आपको एनर्जी का सोर्स भी है। विशेषज्ञ बताते हैं, क्या बताते हैं कि शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से अपने को 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हम इसलिए बोलते हैं मोटा मोटा 1 किलो पर 1 ग्राम बोलते हैं, लेकिन वो 0.8 ग्राम है एक्चुअल। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो भी वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, जिस शेक्स वगैरह पिया जाता है, तो उसके साथ में प्रोटीन को भी मिला दिया जाता है ताकि आपको पेट भरे भरे रहने का एहसास हो। तो उसमें प्रोटीन भी चाहिए होता है। प्रोटीन से आहार, जो प्रोटीन किससे मिलता है सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे किससे मिलता है। अंडे से मिल रहा है, दालों से मिल रहा है, सोयाबीन से मिल रहा है, दूध से मिल रहा है, इन सब चीज़ों से प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। अर्थात प्रोटीन, जब भी प्रोटीन ध्यान में आए तो क्या ध्यान में आएगा? शरीर के निर्माण का प्रमुख घटक है प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद जो प्रोटीन के साथ में आता है, जिसको लोग नहीं जान पा रहे, वो है अमीनो एसिड्स, या बहुत सारे लोग अमाइनो बोलते हैं। अब आप मुंह टेढ़ा कर लो तो अमाइनो बोल लो, जैसे ही बोल लो मर्जी, अर्थात है ये अमीनो एसिड्स। अब अमाइनो बोलो तो भी चलेगा। तो शरीर के निर्माण के लिए जो मुख्य इकाई क्या बताया मैंने? प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन जिन अणुओं से जुड़कर बनता है उन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब आप ध्यान से समझ जाएगा। बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग को मान लेते हैं आप प्रोटीन, तो जो ईंट हैं वो ईंट को मान लो अमीनो एसिड्स। तो ईंट मिलकर के बिल्डिंग बनी है, और बिल्डिंग का छोटा रूप ईंट है, तो आप ऐसे मान लो। अर्थात सिंपल समझ ला, जब प्रोटीन टूटता है या डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है? शरीर को अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलते हैं प्रोटीन के टूटने के बाद। ध्यान समझ जाएगा। और जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? वो प्रोटीन बना देते हैं। तो अमीनो एसिड्स शरीर में अन्य प्रोटीन को बनाने में भी मदद करते हैं। इसलिए अमीनो एसिड जो है और प्रोटीन को जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स और आहार का एक आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। अर्थात इसके बगैर जीवन संभव नहीं है, आपकी बॉडी बनना संभव नहीं है। इसलिए प्रोटीन की हमको अति आवश्यकता होती है। प्रोटीन टूटने पर अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड जुड़ने पर प्रोटीन बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे देखा था अमीनो एसिड, इसमें अमीनो एसिड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स से लेकर के बहुत सारी बातें, तो उसमें अमीनो एसिड्स शब्द का उपयोग होता है। अब लेमैन को समझ नहीं आता, आम आदमी को समझता है अमीनो एसिड क्या भला हो गया भैया? अमीनो एसिड्स प्रोटीन टूटने के बाद, उसको डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड्स बनता है। अब अमीनो एसिड्स भी 2 तरह के होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है ना? मानव शरीर को, हमको जिंदा रहने के लिए 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन 20 जो हमको जरूरत पड़ती है। हम जो प्रोटीन खाते हैं, हमारा शरीर उसमें से कुछ बना लेता है और कुछ नहीं बना पाता, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये प्रोटीन से मिल जाते हैं हमको, जो नॉन एसेंशियल होते हैं, और या इन्हें अगर उसमें नहीं मिला शरीर बना लेता है। इन्हें अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती, इनके बहुत सारे नाम है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये आपको नॉन एसेंशियल्स हैं, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारा शरीर खुद बना नहीं पाता है। इनको हमको या तो खाने से लेना पड़ेगा, या बाहर से आउटसोर्स ही करना पड़ेगा, या सप्लीमेंटेशन के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। ये जरूरी 9 होते हैं। तो जब भी आप प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, या आपके घर में कोई प्रोटीन का डब्बा पड़ा होगा स्पेशल जो खाली प्रोटीन वाला होगा, तो उसमें आप देखिए ये 9 जो हैं ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, तभी वो प्रोटीन सप्लीमेंट फायदेमंद है। अन्यथा कुछ नहीं है, वो खाली पाउडर है। तो आप इस बात को ध्यान से समझ जाएगा। ये नाम भी लिखे हैं बकायदा मैंने, अगर आपको, आप इसमें से नाम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में आएगा। अर्थात अमीनो एसिड्स का मतलब होगा प्रोटीन के घटक, वो अमीनो एसिड्स हो गए। तो मुझे लगता है कि आज आपको प्रोटीन के बारे में भी बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। तो कमेंट में जरूर लिखेगा अगर आपको ध्यान में आ गया तो। ये न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए, और आप अगर इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप काम करते हैं, बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, कोई बताता नहीं है, तो भी मैं आज आपको सारी बातें बताने वाला हूं, बहुत सारी टर्म्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा डिटेल में। हाँ, लंबा वीडियो बनेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है। तो एजुकेशन में तो भैया समय लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं।
इम्यूनिटी के बारे में, जी हाँ, इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुन रखा है। जब से कोरोना हुआ तब से तो इम्यूनिटी ने तहलका मचा रखा है, कहर ढा रखा है, समझ लो। ठीक है, हर व्यक्ति इम्यूनिटी के बारे में बात करता है। अर्थात इम्यूनिटी क्या है? हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। इससे हानिकारक बैक्टीरिया से, वायरस से, संक्रमण से और बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। और शरीर ने इसके लिए पूरा एक इम्यून सिस्टम बना रखा, पूरा का पूरा सिस्टम है शरीर में इसके लिए, जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं आती हैं, एंटीबॉडी आती है और शरीर की रक्षा करने वाले बहुत सारे तत्व आगे बता रहा हूं, वो ध्यान में आएगा आपको। लेकिन इम्यूनिटी आपको इससे समझ में आ गया होगा। अर्थात शरीर की बीमारियों से और संक्रमण से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी बोलते हैं। पौष्टिक आहार खाने से, नियमित व्यायाम करने से और पर्याप्त नींद लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे आहार पूरक सप्लीमेंट भी आते हैं और खाने से भी बढ़ता है। उनको भी क्या करते हैं, टीकाकरण, बहुत सारे जो टीकाकरण होता है उससे भी आपकी इम्यून प्रणाली सुदृढ़ होती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है उससे। और तनाव इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में आ गया इम्यूनिटी के बारे में। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। पूरा सिस्टम है जी, पूरा का पूरा भगवान ने पूरे सिस्टम बना के दे रखा है हमारे को। सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम क्या है? बाहरी तत्वों से, रोगाणु से, बैक्टीरिया और वायरस से शरीर की सुरक्षा करने के लिए पूरा तंत्र उत्तरदायी है। खाली एक चीज नहीं है, पूरा तंत्र लगा पड़ा है बहुत सारा। आपकी बॉडी में देखें इतना बड़ा तंत्र है कि पूछो मत। उसमें सबसे पहले आता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी में भी जो स्पेशली लिम्फोसाइट होता है वो इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और वो क्या करता है? वो एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, अर्थात लोगों से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाता है। एंटीबॉडीज भी आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो वो बनाता है। एक इसमें होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं लसिका तंत्र बोलते हैं। ये लसिका तंत्र क्या है? बेसिकली सीवेज प्रणाली हमारी बॉडी की, अर्थात गंदगी को बाहर निकालने के लिए पूरा का पूरा। नहीं तो भाई साहब अंदर गड़बड़ा जाएगा। तो पूरी की पूरी, जैसे खून की नलियां प्रॉपर पूरी बॉडी में जा रही हैं आपकी, ऐसे ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरा बॉडी में है, उसका भी पूरा तंत्र पूरी बॉडी में है। सीवेज प्रणाली का पूरा तंत्र आपकी बॉडी में है। इसके अलावा स्प्लीन या प्लीहा भी बोलते हैं, जो खून को फिल्टर करता है, वो भी। ऐसे बहुत सारे बाकी भी हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो जब भी आपको इम्यून सिस्टम आप पढ़ें, आप सुने या उसके बारे में चर्चा हो, इम्यूनिटी के बारे में चर्चा हो, तो तुरंत आपके ध्यान में क्या आ जाएगा? अर्थात जो हमारे शरीर में बाहरी तत्व चले जाएंगे, रोग वाले कीटाणु चले जाएंगे, बैक्टीरिया जा रहा है, जो वायरस जा रहा है, उसके लिए जो उससे हमारी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए पूरा तंत्र है, वो क्या है? वो इम्यून सिस्टम है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को जानते हैं। अब जानते हैं एंटीबॉडीज। मैंने यहां पर क्या बताया था? एंटीबॉडीज कौन बना रहा है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। अर्थात बाहरी तत्वों और रोगाणु से लड़ने के लिए जो सुरक्षा तंत्र है उसमें एंटीबॉडीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डब्ल्यूबीसी जो है उसमें लिम्फोसाइट जो है वो इसको बनाता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीजन अर्थात बाहरी रोग जनकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर निष्क्रिय करने और मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोटीन का निर्माण करता है। ये समझ लो गोली बना दी उसने वैसे। ठीक है ना? इसके दो तरह की गोलियां हैं, आप समझ लो एंटीबॉडीज में। एक होता है बी सेल, जो एंटीजन अर्थात रोग जनकों को, जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु घुस गए अंदर में शरीर में, उनको पहचानता है भाई साहब। और टी सेल क्या करता है? उनको मारता है। वो क्या बोलता है? बी सेल, और देख देख ये आ गया भाई साहब, ये टी सेल को बताता है, देख ये आया, मार इसको। दोनों मिलकर के एक पहचानता है और एक मारता है। दोनों मिलकर के ये वाला काम करना लग जाते हैं। कौन? लिम्फोसाइट। ये ध्यान करना। इस तरह से टीकाकरण, जो हमारे वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन भी हमारे पे एंटीबॉडी का निर्माण करता है। वैक्सीनेशन में भी क्या होता है, जो आपको जानना को, जो वायरस आने वाला है उसका बहुत मेजर छोटा सा जो पार्ट है वो आपकी बॉडी में पहले इंजेक्ट कर जाता है, ताकि आपकी बॉडी को बता दिया जाता है कि भविष्य में ऐसा वाला आएगा, तो उससे लड़ने के लिए उनको पहले तैयार कर देते हैं। वैसा वो टीकाकरण वाला काम होता है। तो ध्यान में आ गया एंटीबॉडीज। अब आते हैं, बात करते हैं किसका? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मैंने आपको बता ही दिया है पहले से कि इम्यून सिस्टम को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करना जो है वो वैक्सीनेशन है। बहुत सारे टीके लगते हैं, आपको ये पता होगा, पोलियो का जो टीका है, मीजल्स का है, या हेपेटाइटिस बी का है, या इन्फ्लुएंजा का टीका, या कोविड-19 का टीका हम सब लोगों ने लगवाया है। वो सब आपको वैक्सीनेशन के दौर में आ गया। ये बात करते हैं अगला वाला, कौन सा वाला? ऑटो इम्यून। जी हाँ, बहुत जरूरी है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्या है? ये कई बार ये शब्द आपको लिखा मिलेगा, ऑटो इम्यून। जब शरीर को किसी वायरस या संक्रमण का खतरा महसूस होता है तो क्या वो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उन पर हमला कर देता है वैसा, ले दौड़ लगा करके उनके पीछे, उनको मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम गलती कर जाता है पहचानने में, और ये अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं को हानिकारक मान लेता है और उन पर हमला कर देता है वैसा, बॉडी में जो अच्छा वाला उन्हीं पर हमला कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑटो इम्यून बीमारी हो जाती है। जैसे कई बार आपको ध्यान होगा, अगर आपके नॉलेज में है तो एक न्यूज आई थी
एक दो क्या कई बार न्यूज ऐसी आ गई है कि अंधेरे में कुत्ता जो है वो अपने मालिक को नहीं पहचान पाया और अपने मालिक को ही उसने काट खाया और उसको मार दिया। लेकिन जब उसने देखा ये तो मेरा मालिक है, जब उसको ध्यान में आया तो खुद भी मर गया। सेम कहानी यहां पर है, अर्थात इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही अच्छी कोशिकाओं पर हमला कर देता है तो वहां पर वो जो उसके कारण से जो बीमारी पैदा होती है उसको ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। बस टाइप 1 डायबिटीज या रूमेटाइड गठिया जो रहता है ये भी ऑटो इम्यून रोग कहे जाते हैं। इस तरह से जो सफेद चकते हमारे बॉडी में हो जाते हैं जिनको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं या विटिलिगो के नाम से भी जानते हैं, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी की कोशिकाएं हमारे स्किन का नेचुरल कलर बनाना बंद कर देती हैं जिससे स्किन सफेद होने लगती है। ये कई बार जेनेटिक भी होता है लेकिन के चांसेस भी होते हैं इसमें, लेकिन ये पूरी तरह जेनेटिक भी होता है, ये ऑटो इम्यून बीमारी भी है। ऑटो इम्यून बीमारी में क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयों का इलाज, दवाइयां दी जाती हैं और वो ये जो उससे इसका इलाज होता है और ये लंबी अवधि लंबे समय तक चलता है। तो जब भी कहीं पर ऑटो इम्यून लिखा हुआ आए तो तुरंत समझ जाएगा इम्यून सिस्टम द्वारा गलती से शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला, अर्थात ऑटो इम्यून। समझ में आया होगा इम्यूनिटी के बारे में, ऑटो इम्यून के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में। आइए और आगे बढ़ते हैं, एक एक से टर्म्स आपको बहुत बेहतरीन चीजें आपको बताऊंगा, पूरे एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आप अपने नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। और जब समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। वीडियो आपके चैनल पर बना हुआ है, ये बनाए इसलिए है ताकि आम आदमी को, लेमैन को ये समझ में आए, उसको आसानी हो जाए। अब बात करते हैं जम्स की। जम्स सब लोग जानते हैं, जम्स है ना, ये वो सूक्ष्म जीवी होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे वाले जो आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, और जो विभिन्न प्रकार की बीमारी का कारण बनते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ बहुत सारे शामिल होते हैं। जैसे फ्लू वाला इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, गले के संक्रमण के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, स्टेप्सिल्स होता है ना, गले के संक्रमण के लिए यहीं से तो बना है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ध्यान में रख करके उसका नाम से ध्यान में आ गया। फंगल संक्रमण होता है कैंटिला फंगस के कारण से, मलेरिया परजीवी कौन सा वाला, जो मच्छर वाला ध्यान में आ गया, टेटनस बैक्टीरिया। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये जम्स हैं, छोटे छोटे वाले। अर्थात जम्स क्या होता है, रोगजनक बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को जम्स बोलते हैं, ठीक है। अब आइए आपके ध्यान में आ गया अगला वाला, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत छोटे एक कोश की जीव, बहुत छोटे, आपको दिखेंगे नहीं, है ना, जो मनुष्यों में, जानवरों के अंदर में और इवन तक कि हमारे पर्यावरण में हर जगह मौजूद होते हैं। और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं जबकि बाकी वाले बीमारी का कारण भी बन जाते हैं। बैक्टीरिया तो बोलते हैं ना, बार बार हाथ धोना में बैक्टीरिया आ गया होगा, तो बैक्टीरिया सब जगह है, आपकी बॉडी में भी है, जानवरों पर भी है, पर्यावरण में भी है, कहीं पर हाथ लगाओ पता नहीं कहां पर है। तो भाई साहब जब भी इसलिए बोलते हैं कि भैया कहीं पर हाथ कहीं छू रहे हो तो हाथ धोना है करके, तो ध्यान में आ गया आपका उसमें। बैक्टीरिया बहुत सारे, जैसे कुछ अच्छे भी और बुरे भी हैं। जैसे सैल्मोनेला बैक्टीरिया तो फूड पॉइजन का कारण बनता है, गले का संक्रमण का कारण मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनता है। इस तरह से कोलाई बैक्टीरिया यूटीआई इंफेक्शन का कारण बन जाता है, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया होता है, टीबी हो जाती है इससे। लैक्टोबैसिलस जो है आंत के लिए फायदेमंद वाला, जो दही में भी होता है, ठीक है ना। तो कुछ फायदेमंद वाले होते हैं और कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। लेकिन जब भी बैक्टीरिया आपके ध्यान में आए, आप कहीं लिखें, पढ़ें, देखें तो क्या आ गया, शरीर में संक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीव जो है वो बैक्टीरिया है। अब अगर बैक्टीरिया है तो भाई मारना जरूरी है, नहीं मारोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी वैसा। तो उसके लिए दवाई आती है। कौन सी दवाई आती है वैसा बैक्टीरिया मारने के लिए, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। सिंपल ध्यान में आ गया होगा, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, अर्थात बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज करने वाली दवाइयां, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बहुत जो एंटीबायोटिक आवश्यक होती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक आपने देखा होगा, पेनिसिलिन जैसी दवाइयां, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाई आती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एंटीबायोटिक दवाइयां खुद नहीं लेनी है, डॉक्टर के परामर्श पे ही लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब आदमी एंटीबायोटिक ज्यादा ले रहा है तो अभी ऐसे खबरें आने लगी हैं कि अब एंटीबायोटिक भी बॉडी में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंस बन जाते हैं, फिर जाकर के वो फिर काम नहीं करते, दवाइयों का असर ही बंद हो जाता है। तो इसलिए वो भी डॉक्टर की सलाह से लेना है। लेकिन ध्यान में आइएगा, एंटीबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया को मारने वाली दवा, वो एंटीबायोटिक है। आइए अब बैक्टीरिया के बाद में अगला नंबर आता है किसका, वायरस। आसान भाषा में फिर समझा रहा हूं। बैक्टीरिया मान लो कुत्ता अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना, घर की रखवाली भी तो करता है, वफादार भी तो होता है। तो ऐसी इस तरह से बैक्टीरिया भी मान लो, बैक्टीरिया अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। लेकिन जो वायरस है भाई, ये तो भेड़िया है, ठीक है, ये तो खराब ही खराब है, ये अच्छा है ही,
तो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। और परजीवी होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, ये जिस पर हमला करें, जिस कोशिका में जाते हैं उसको, जिस कोशिका को संक्रमित करते हैं, उस बीमारी का कारण भी बनते हैं और अपनी मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर अपनी संख्या भी बढ़ा देते हैं और बढ़ जाते हैं भाई साहब। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, HIV का वायरस है, हर्पिस वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, कोरोना वायरस, अभी दूर की बात नहीं है, कोरोना वायरस ने ये सारे काम करे, आपको ध्यान में। तो ये वही अपनी अपनी जनसंख्या भी वहीं बढ़ा दे रहा है। तो जब भी वायरस की बात आएगी तो क्या करना है, कोशिकाओं को संक्रमित करके बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, उनको वायरस बोलते हैं। तो इनको ही मारना तो जरूरी है। तो वायरस को मारने के लिए जो दवा यूज होती है एंटी वायरल होती है। ठीक है, एंटीवायरल था दवाओं, जो संक्रमण, जो वायरस को मारने वाली दवाएं या उसका असर को कम करने वाली दवाएं, उसका इलाज करने वाली दवाएं। ठीक है, ये संक्रमण को रोकती हैं और वायरस की वृद्धि को भी और उसके प्रसार को भी रोकती हैं। ये ध्यान में आएगा। इसमें बहुत सारी दवाइयां आती हैं। यहाँ पर एक नाम आपने सुना होगा, अभी कोरोना के काल में रेमडेसिविर होता है ना, बहुत, वो क्या था, वो एंटीवायरल दवाई थी। लेकिन एंटीवायरल दवाइयों का भी उपयोग क्या करना है, डॉक्टर के परामर्श पे ही करना है। लेकिन जहां पर भी एंटीवायरल ध्यान में आए तो क्या आएगा, वायरल संक्रमण को रोकने वाली दवा एंटीवायरल। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब आता फंगस। फंगस का मतलब होता है कवक, या इसको ईस्ट, मोल्ड या मशरूम भी बोलते हैं। अब अगर ये दिख रहा है तो ये गड़बड़ है भाई साहब, ये बीमार कर देता है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ कर देता है। दिख रहा है तो मशरूम समझ के आदमी सब्जी खा जा रहा है, वो सब मशरूम भी फंगस ही है। ठीक है, लेकिन उसको आदमी खा जा रहा है। ये एकल कोशिका और बहुकोशिका दोनों रूप में पाया जाता है और ये आमतौर पर गर्म, नम और अंधेरे जगहों पर उग जाता है। घरों में भी उग जाता है बहुत सारे, कई बार कुछ आपको दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं। जहां पर थोड़ी सी नमी है ना, ये वहां पर उगना चालू कर देता है। और आपके बॉडी में भी उग जाता है, जिसको रिंग पर, त्वचा पर जो गोलाकार लाल दाने हो जाते हैं, वो भी फंगस के कारण होते हैं। एथलीट फुट, जो पाँव के उंगलियों के बीच में जो खुजली और जलन हो जाती है, एथलीट फुट उसको बोलते हैं, वो भी फंगस के कारण ही हो रहा है। महिलाओं को गुप्तांगों में भी जो संक्रमण होता है, उसमें ईस्ट संक्रमण, उसको भी बोलते हैं। या फंगल नेल इन्फेक्शन होता है, नाखूनों के बीच में भी जो फंगस पैदा हो जाती है, तो उससे भी, वो भी फंगस है, वहां पर भी उससे बीमारी होती है। फंगस का मतलब है जीवित और कार्बनिक पदार्थों पर उगने वाला सूक्ष्म जीव फंगस। फंगस के लिए भी दवाई है एंटीफंगल। एंटीफंगल बहुत सारी क्रीम वगैरह आती है, त्वचा के संक्रमण के लिए एंटीफंगल क्रीम आती है। आपके स्कैल्प को, खोपड़ी में भी तो फंगल हो जाता है, तो उसके लिए शैम्पू आता है, आपको ध्यान में ही है। ठीक है, तो ऐसे फंगल की भी बहुत सारी दवाइयां, लेकिन दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर करना है। एंटी फंगल का मतलब फंगस को रोकने वाली दवा। आइए और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो वीडियो लंबा स्वाभाविक है, एजुकेशनल है, इंफॉर्मेटिव है, तो वह लंबा तो होना है, लेकिन बहुत सारी चीजें सिखा देगा। अब बात आती है इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण, हिंदी में बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण तब होता है जब सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। संक्रमण कई प्रकार के हो सकते हैं। त्वचा का संक्रमण, जैसे फोड़े वगैरह हो गए, श्वसन संक्रमण, निमोनिया हो गया, मूत्र मार्ग का संक्रमण, जो यूटीआई इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन वाला संक्रमण, जो दस्त लग जाते हैं, या कान वगैरह भी होता है ना, पीप आना, और जो वो सब हो जाता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, वो सभी सब संक्रमण होता है। ये सब संक्रमण है, अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा शरीर में प्रवेश कर डाला गया हानिकारक प्रभाव, वो इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन के लिए भी दवा आती है भाई साहब, वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। अब आती है एलर्जी। एलर्जी कब होती है, एलर्जी तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली का काम क्या है, इम्यून सिस्टम का काम क्या है, कि जो हानिकारक चीजें बॉडी में आ रही हैं उनके ऊपर हमला करना, उनको मारना, ताकि आपकी बॉडी बीमार ना हो। लेकिन कभी कभी क्या है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली हानि रहित, तो जो हानिकारक नहीं है, उन पदार्थों को भी हानिकारक समझकर प्रतिक्रिया कर देती है। इसलिए जब कई बार आपने देखा होगा, डॉक्टर कोई दवा देता है तो ये बोलता है कि पहले से आपको एलर्जी तो नहीं होगी, पूछता है किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी, ये दवा तो अच्छी वाली है, लेकिन आपका बॉडी जो है इसको खराब मान रहा है, और खराब मानो तो प्रतिक्रिया करेगा। तो प्रतिक्रिया करेगा तो वहां पर दाने, चकते, बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे धूल से एलर्जी है, कुछ खाद्य पदार्थ से भी एलर्जी हो जाती है, एलर्जी, ठीक है ना, नाक बहना भी एलर्जी में कई बार आता है। एलर्जी कारण का उपयोग जो है वो बहुत सी जगह पर एलर्जी के इलाज के लिए एंटी हिस्टामिन का उपयोग भी होता है, दवा। ठीक है, तो ध्यान में आ जाएगा। वो डॉक्टर दवाएं देते हैं, मैं दवाई के बारे में चर्चा करने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बेसिक टर्म्स, उन चीजों के बारे में समझा रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं। तो इम्यून सिस्टम के द्वारा सामान्य रूप से हानि रहित पदार्थों पर प्रतिक्रिया जो होती है वो एलर्जी है। आइए अब बात करते हैं अगला वाला, इन्फ्लामेशन, जिसको सूजन बोलते हो आप। सूजन शरीर की रक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया, बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होता है। जब प्रोडक्ट कई बार यूज होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां से लेकर के उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है,
उसका मतलब होता है वो कहाँ करेगा, वो सूजन के ऊपर काम करेगा। तो सूजन है शरीर की रक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया, जो संक्रमण कई बार होता है तो भी सूजन हो सकती है, चोट लग गई, जलन हो गई, सब इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में लालिमा हो जाएगी, गर्माहट हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, या दर्द भी उसमें शामिल हो जाएगा, सब इन्फ्लेमेशन है। चोट के बाद सूजन होना सामान्य है। कुछ खाद्य पदार्थ जो है सूजन को कम कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। ऑर्थराइटिस में जोड़ों में सूजन होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। इन्फेक्शन में भी सूजन हो सकती है, और सूजन को कम करने के लिए बर्फ का उपयोग भी किया जाता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ध्यान में आ जाएगा आपको, अर्थात इन्फ्लामेशन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट। इन्फ्लामेशन जब भी कहीं पर लिखा है तो क्या समझना है, शरीर की चोट या संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया, वो इन्फ्लामेशन है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एक रासायनिक एजेंट है जो शरीर की बाहरी सतहों पर सूक्ष्म जीवों अर्थात रोगाणु के विकास को धीमा करता है, रोक देता है, और संक्रमण को रोकने में मदद करता है। एंटीसेप्टिक को त्वचा के कीटाणुनाशक के रूप में भी जाना जाता है। एंटीसेप्टिक हम लोग सब जानते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं, लिक्विड से लेकर के, साबुन से लेकर के, पाउडर से लेकर बहुत सारी चीज आती है, अर्थात संक्रमण को रोकने वाला पदार्थ वो एंटीसेप्टिक है। आइए और आगे चढ़ते हैं। अब आते हैं हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं आने वाले में, और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में सब जानते हैं। हार्मोन सुने सब हैं, लेकिन जानते उतने लोग नहीं जानते। हार्मोन शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अर्थात ग्लैंड्स के द्वारा उत्पादित रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे चयापचय, मेटाबॉलिज्म को, प्रजनन को, या इंसुलिन को, जो इंसुलिन वाला था शुगर को। ध्यान में आ गया कोई, क्या लिखा हुआ है, संदेश वाहक। संदेश कौन लेकर के जा रहा है, इंसुलिन हार्मोन संदेश लेकर के जा रहा है, बता रहा है किसको, कोशिका को, वो भाई साहब मैं शुगर लेकर के आ गया हूं, खोलो दरवाजा। तो वही है हार्मोन, संदेश वाहक। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। एड्रेनलिन हार्मोन क्या है, तनाव जो प्रतिक्रिया है उसको नियंत्रित करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन चयापचय, थायराइड वाला। एस्ट्रोजन हार्मोन महिला प्रजनन स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुषों के प्रजनन के लिए काम करता है। तो ये ध्यान में आ गया आपको, ये हार्मोन है। हार्मोन का मतलब शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि रस, ये हार्मोन है। तो हार्मोन समझ में आया होगा, हार्मोन ध्यान में आ गया, चीजें समझ में आ गई, तो क्या करना है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव से वीडियो ही इस चैनल पर देने वाला हूं, ताकि आम आदमी को चीजें समझ में आए, जो चीजें उसके लिए और आसान हो जाए। आइए और बात करते हैं। हार्मोन के बाद अब आता है एंजाइम। बहुत बार सुन रखा है एंजाइम। एंजाइम का मतलब है तोड़ने वाला, काटने वाला, छोटा करने वाला, आप समझ जाओ। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि मानव शरीर में लगभग 75,000 विभिन्न एंजाइम होते हैं भाई साहब, विभिन्न एंजाइम। और इनमें से अधिकांश एंजाइम चयापचय, मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया के लिए उसमें सहायता करते हैं। जैसे लैक्टेज एंजाइम, दूध में लैक्टोज को पचाने में मदद करते हैं भाई साहब, लैक्टेज है ना। अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। ध्यान में आ गया ना, कैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, चीनी बन रही है, ठीक है, मीठा जो आपकी बॉडी में जा रहा है, तो उसको अमाइलेज एंजाइम तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है, ठीक है। पेंसिल एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स में प्रोटीन को उसने तोड़ दिया। लिपेज एंजाइम वसा को पचाता है, वसा को तोड़ देता है भाई साहब। जो वसा आपने खाया तो कैसे तोड़ेगा भाई साहब, ऐसा थोड़ी कि बॉडी ऐसे ही उसको अवशोषित कर लेती है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, छोटे टुकड़े और छोटे महीन, तभी तो ब्लड में मिक्स होगा। तो वो सब क्या करता है, एंजाइम्स, ठीक है ना। कैटलिस्ट एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो ये ध्यान में आ जाएगा आपको। एंजाइम का मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाओं को आरंभ या तेज करने वाला उत्प्रेरक पदार्थ, वो क्या है, एंजाइम। आइए और आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान में लाते हैं प्रोबायोटिक्स। जी हाँ, प्रोडक्ट भी आते हैं प्रोबायोटिक्स के लिए, ठीक है ना। कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल तो उसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होता है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, हम ध्यान में आ जाएगा। प्रोबायोटिक में बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया भाई साहब, जो आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, आंत के स्वास्थ्य को और बढ़िया बना देंगे। ये पाचन तंत्र में लाभकारी बैक्टीरिया है। बोलता है ना, बैक्टीरिया अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। आपकी बॉडी में लाभकारी बैक्टीरिया किलो के भाव से भाई साहब बहुत सारा बैक्टीरिया होता है आपकी बॉडी में, और ये अच्छा तो करते हैं, लाभ है, साथ में हानिकारक जीवाणुओं को नियंत्रित भी करते हैं ये वाला।
दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, अच्छा वाला बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। किमची में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, शौकरकूट में पाए जाने वाला लाभकारी जो ये सब बैक्टीरिया लाभ है। छाछ में पाया जाता है जो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स, ठीक है ना। प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट भी आते हैं, अर्थात उसमें वो बैक्टीरिया होता है गुड बैक्टीरिया, वो गट हेल्थ के लिए, आपके पेट के लिए, आपके पाचन के लिए जो बढ़िया होता है, ठीक है। आप उसको मल्टीविटामिन भी बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है। आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला लाभकारी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स, बिल्कुल आसान भाषा, ठीक है ना। अब आता है, अब जो प्रोबायोटिक्स है अर्थात ये बैक्टीरिया, तो इनके लिए खाना भी चाहिए भाई साहब, ये बिना खाने के जीवित कैसे रहेंगे, तो इनके लिए खाना भी चाहिए। तो इनका खाना है, उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक आहार ऐसे तत्व होते हैं जो आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। ये आमतौर पर फाइबर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं और पाचन में टूटते नहीं, सीधे आंत में पहुंच जाते हैं, बड़ी आंत में पहुंच जाएंगे बच्चा, देखा ना। ऐसे केला, प्याज, लहसुन, साबुत अनाज के बारे में एप्पल और शतावरी बोलते हैं ना, 1 एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे। तो वैसा भी एक गुड बैक्टीरिया पर काम करता है, आपके पाचन को बढ़िया कर देगा, ठीक है ना। प्रीबायोटिक, आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने वाला आहार। तो जो गट हेल्थ के लिए आता है जो प्रोबायोटिक, उसके साथ में प्रीबायोटिक भी होता है, ताकि वो बैक्टीरिया जा रहा है और उसका भोजन भी जा रहा है। तो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल लगा हुआ था, दोनों ही मिलाकर, लेकिन अगर इकट्ठा कर देंगे तो यहीं खा जाएगा वो, तो वो पेट में जाकर के खाएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अगला वाला, कौन सा, एसिडिटी। सब जानते हैं एसिडिटी के बारे में। तो अम्लता एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो पेट में अत्यधिक अम्ल के उत्पादन के कारण से होती है। इसमें पेट में जलन, गैस, अपच की समस्या होती है। तो एसिडिटी में जो ध्यान में आएगा, एसिडिटी का मतलब क्या हो रहा है। तो जो मसालेदार जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा एसिडिटी पैदा करते हैं। तनाव भी एसिडिटी को बढ़ा देता है। छोटा भोजन मतलब ब्रेक करके आपने खाना खाया तो वो एसिडिटी को रोक देता है। पानी पीने से अम्लता कम हो सकती है, मतलब अगर पानी कम पियोगे तो बढ़ जाएगा, पानी पीने से कम हो जाएगा, तो भैया पानी पीना है, खूब दबा करके पानी पीना है। एंटासिड्स से अम्लता में राहत मिलती है, दवाई आती है, ठीक है ना। सप्लीमेंट का उपयोग भी लाभकारी है, बहुत सारे एसिडिटी के तो बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो नेचुरल सप्लीमेंट भी आते हैं, ठीक है ना। पेट में जलन, गैस और अपच की समस्या को क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स। ओह, वापस फिर से आ गया भाई साहब, अब इसमें डिटेल में ध्यान में आ गया फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स आपको समझ में आ गया होगा, मुझे शायद ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिकाओं को, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कण, ठीक है ना। क्या क्या बोला, असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व, सब यही है। ये कहां पैदा हो रहे हैं, जब आपकी माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात आपकी कोशिका की रसोई में जब एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, ये वहां पर बनने पैदा होते हैं। ये मुक्त कण ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके शरीर की कोशिकाओं को, आपके डीएनए को, आपके प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी को बुढ़ापा जल्दी आने लगता है और जो ऐसी बहुत सारी बीमारियों में ये नुकसान करते हैं। किस किस से बढ़ेगा, धूम्रपान के कारण से, खाने पीने से जो अंदर से होगा तो होगा, इसके अलावा और किससे बढ़ जाता है, जो आप धूम्रपान करेंगे अर्थात स्मोकिंग करेंगे, ये बढ़ा देते हैं। जो बाहर का आपका पॉल्यूशन है ये भी बढ़ा देता है उसकी संख्या। सूरज की रोशनी, वहां से भी फ्री रेडिकल्स आते हैं जब आप बाहर जा रहे हो। तनाव के दौरान भी फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, और ज्यादा व्यायाम करने से भी जब बहुत ज्यादा अत्यधिक आप करोगे तो वो भी फ्री रेडिकल्स वहां से भी उत्पन्न हो सकते हैं, वहां भी संभावना बनती है फ्री रेडिकल्स की। अब इसके लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करना है भाई साहब, सिंपल बात है, एंटीऑक्सीडेंट मैंने बता दिया आपको, अर्थात हमारे शरीर की पुलिस। ये किस पर कंट्रोल करेगी, आपके एंटीऑक्सीडेंट, असामाजिक तत्वों पर कंट्रोल करेगी, फ्री रेडिकल्स पर कंट्रोल करेगी। विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और ये बहुत सारे पोषक तत्व जो है एंटीऑक्सीडेंट वाले सप्लीमेंट भी आते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन सी तो अपने आप में बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट का मजबूत स्रोत माना जाता है, बहुत अच्छा स्रोत मानता है। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, अर्थात बुढ़ापा देरी से आएगा अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट यूज करोगे तो, ठीक है ना, वो ध्यान में आ जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार क्या है, वो हृदय स्वास्थ्य को भी सुधार करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट युक्त सप्लीमेंट का भी उपयोग किया जाता है, डॉक्टर भी कई बार उसको देते हैं, दवाइयां भी मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट का सिंपल मतलब समझिएगा, मुक्त कणों के प्रभाव को बेअसर करने वाले तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स, अर्थात आपके शरीर की पुलिस। आप इस बात को ऐसे मान लो, ठीक है ना जी। आइए बात करते हैं गामा ओरिजिनोल। जी हाँ, गामा ओरिजिनोल ये भी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, और जो खास तौर पर विशेष रूप से राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। ये बहुत सारे, ये भी अपने आप में जो गामा ओरिजिनोल होता है, इसके सप्लीमेंट भी मिलते हैं अलग से। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है और हृदय रोग के खतरे को भी कम करता है। क्या, ओरिजिनोल शक्तिशाली प्राकृतिक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये वाला,
तो ये भी ध्यान में आ गया आपको एंटीऑक्सीडेंट में, तो ये भी आपके लिए मदद करेगा। अगला जो हमारे पास में आता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन हो जाता है, दोनों के बीच में, अर्थात एंटीऑक्सीडेंट कम हो गए और फ्री रेडिकल्स बढ़ गए। और जब ये असंतुलन बढ़ेगा तो जो आपके सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, जिससे विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। दीर्घकालिक एंटीऑक्सीडेंट जो है वो दीर्घकालिक ऑक्सीडेटिव तनाव, ये ऑक्सीडेटिव तनाव की बात हो रही है। ऑक्सीडेटिव तनाव जो है वो हृदय रोग का कारण बन सकता है। धूम्रपान और पर्यावरणीय प्रदूषण ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स पैदा कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो जाता है। आप ऐसे समझ लो भाई, जैसे वो है ना, सेब सड़ जा रहा है, ऐसे ही समझ लो आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी, या आपकी बॉडी को सड़ा दे रहा है, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा आपके बॉडी में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिन्स अर्थात जहर आपकी बॉडी में जो होता है, विषाक्त पदार्थ, वे हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ हैं जो पर्यावरण, भोजन या अन्य माध्यमों से शरीर में प्रवेश कर आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में गंदगी, धूल, हवा, पानी, खाने और चयापचय गतिविधियों द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म से भी, जो पाचन प्रक्रिया के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विषाक्त पदार्थ शरीर में सामान्य कार्यों को बाधित कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विषाक्त पदार्थों अर्थात टॉक्सिन्स के संपर्क में आने से आपका तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं भाई साहब। इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट जो टॉक्सिन्स जो है ये बहुत खतरनाक है, इनको अपनी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो जब भी टॉक्सिन्स कहीं पर लिखा हुआ आए या आपके पास शब्द आए, आप कहीं पर पढ़ो, तो तुरंत आपने समझ जाना है क्या, शरीर के अंदर उपस्थित हानिकारक या जहरीले तत्व, यो क्या है, वो टॉक्सिन्स है। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले के ऊपर, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन्स है तो डिटॉक्सिफिकेशन है, अर्थात यह प्रक्रिया शरीर को हानिकारक पदार्थों से मुक्त करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से यकृत अर्थात आपके लीवर और आपके गुर्दे द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में आ गया। डिटॉक्सिफिकेशन शरीर को ताजगी मिलती है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी पीना आवश्यक है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हर्बल चाय भी डिटॉक्सिफाई करती है, उसका उपयोग किया जाता है। और कुछ डाइट वगैरह भी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। और आज के डेट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करते हैं। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब समझ जाइएगा, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया। जी हां, और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं भी। तो हाइड्रेशन मतलब होता है आपकी बॉडी में नमी, पानी की उपलब्धता, पूरा का पूरा। हाइड्रेशन शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपस्थिति को संदर्भित करता है, अर्थात यह शरीर के सभी अंगों और तंत्रों के लिए सही कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या? हाइड्रेशन। हाइड्रेट होना चाहिए, आपकी बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए। पानी पीना हाइड्रेशन के लिए आवश्यक है। हाइड्रेशन त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए बोलता है हाइड्रेशन क्रीम भी आती है जो आपके त्वचा को हाइड्रेट करके रखती है, बहुत जरूरी है आपके हाइड्रेशन। स्पोर्ट्स ड्रिंक हाइड्रेशन में मदद करते हैं, स्पोर्ट ड्रिंक्स भी आते हैं जो हाइड्रेशन में मदद करते हैं। और व्यायाम के दौरान हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी की मात्रा, तो आपको हाइड्रेशन समझ में आ गया। अगली बात आती है डिहाइड्रेशन, अर्थात जब शरीर में पानी की कमी हो जाए, वो डिहाइड्रेशन है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन सिर में दर्द भी हो जाता है। अगर व्यायाम करोगे ज्यादा तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन लोग में चक्कर भी आते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत सारे गर्मियों में लोग गिर जाते हैं ना, चक्कर आ जाते हैं, वो सब डिहाइड्रेशन है। थकान भी होता है डिहाइड्रेशन से। और पानी पीकर डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, पानी पीकर तो डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हैं, पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना। रिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी में जब वापस पानी की मात्रा की पूर्ति होगी तो रिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो जाती है फिर जाकर के। ओरल, जिसको ओआरएस बोलते हैं ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, उसका नाम ही इसलिए ओआरएस है। ये रिहाइड्रेशन मतलब पानी की पूर्ति, इसलिए बोलते हैं ओआरएस पिलाओ, ओआरएस पिलाओ, ओआरएस का घोल पिलाओ। और तो जो उसमें चीनी और नमक और जो बाकी मिलाया था वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स अर्थात खनिजों की पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो ओआरएस वहां पर काम करेगा। बता रखा है 8 गिलास पानी कम से कम प्रतिदिन पीना है अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है तो। ठीक है, व्यायाम के बाद रिहाइड्रेशन आवश्यक है। व्यायाम के बाद जब होता है थोड़ी देर के बाद आपको वापस रिहाइड्रेट होना है, अर्थात पानी की पूर्ति करनी है, नहीं तो पसीने वसीने से पानी की कमी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई साहब। रिहाइड्रेशन से शरीर को ऊर्जा वापस आ जाती है, जब एनर्जी ड्रिंक इसलिए तो पीते हैं, वापस आ जाएगी। रिहाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन किया जाता है। रिहाइड्रेशन से निर्जलीकरण के लक्षण कम होते हैं।
रिहाइड्रेशन का सिंपल मतलब है शरीर में पानी की दोबारा पूर्ति कर देना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पोटेंशियल हाइड्रोजन, जिसको पीएच बोलते हैं। पीएच बोलते हैं ना, पानी का पीएच कितना है, तो ध्यान में आ जाएगा हाइड्रोजन पोटेंशियल हो जाएगा, वो होता है बेसिकली। पीएच एक माप है, किसका माप है, जो ये बताता है कि किसी भी घोल में, वो घोल होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें अम्लता कितनी है और क्षारीयता कितनी है, उसको दर्शाता है ये वाला। पीएच स्केल कितना होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 पीएच को न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय एसिडिक है, और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय अर्थात अल्कलाइन है। स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए आपकी बॉडी का पीएच, नॉर्मल पीएच मेंटेन होना जरूरी है, जो 7 है, उसको आपने को मेंटेन करना है। मानव शरीर का जो औसत पीएच कितना बोलते हैं उसको, 7.4 के आसपास, अर्थात हल्का क्षारीय होता है, तो आपको इसको मेंटेन रखना है अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो आजकल बहुत सारी चीजें आती हैं इसके लिए मेंटेन करने के लिए भी, तो आपको उनका यूज करना है, नहीं तो नेचुरल तरीके से भी यूज होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नींबू के रस का पीएच होता है वो कम होता है, जिससे यह अम्लीय होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का घोल पीएच हाई होता है, जिससे यह क्षारीय होता है। मिट्टी का जो पीएच होता है, जो वो पौधों की वृद्धि और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। जब एसिडिटी हो जाती है, तो जो गोलियां खाते हो एसिडिटी वाली, या जो लिक्विड पीते हो, बहुत सारे आते हैं ना इनो वगैरह, वो क्या करते हैं, वो अंदर जाकर के बॉडी को अल्कलाइन कर देते हैं। जब अल्कलाइन हो जाएगी बॉडी तो एसिडिटी कम हो जाएगी, आप इस बात को समझ जाएंगे, सिंपल भाषा में समझने की बात है, ठीक है। तो जो सारी गोलियां जो काम करती हैं एसिडिटी वाली, वो यही वाला काम करती हैं, अंदर जाके आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर देती हैं, ठीक है। आइए और बात करते हैं आगे। बॉडी इंडेक्स मास तो मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप समझ जाएगा। बीएमआई का मतलब है आपके शरीर का वजन आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं है, ये बीएमआई से पता चल जाता है, ठीक है ना, कि आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। इसका एक फॉर्मूला यहां पर लिख रखा है, इस फॉर्मूला को आप नोट करके किसी का भी बीएमआई निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वेट किलो में, उसको भाग करना है हाइट गुणा हाइट, और वो हाइट होनी चाहिए मीटर में। एक एग्जांपल भी रखा, माना 58 किलो किसी का वेट है और उसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है, अर्थात 1.65 मीटर है, तो उसको आप अगर निकालेंगे तो बीएमआई तो 21.32 आ रहा है। तो बीएमआई का जो मानक है 18 से 18.5 से कम आएगा तो अंडरवेट है, 18.5 से 25 के आसपास आएगा तो नॉर्मल वेट है, 25 से लेकर के 30 के आसपास ओवरवेट है, 30 से लेकर के 35 के आसपास वो ओबीस की कैटेगरी में आता है, और 35 से बहुत ज्यादा हो गया तो एक्सट्रीमली ओबीस, बहुत ज्यादा मोटापा, तो ये उसके लिए भी काम आता है। खासतौर पर जब वेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं, उसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो अपने को बीएमआई के माध्यम से पता लगता है कि हमारा शरीर का जो एक्चुअल वेट है वो ठीक है या नहीं है। आइए अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जब आपके दिमाग में खून का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं, और यह अचानक किसी स्थिति में क्या होता है, अचानक में कमजोरी आ जाएगी, बोलने में कठिनाई हो जाएगी, संतुलन लड़खड़ा जाओगे, गिर जाएगा आदमी, ये सब स्ट्रोक के कारण से होता है। स्ट्रोक किस किस कारण से होता है, रक्तस्राव के कारण से हो सकता है, रक्त का थक्का बनने के कारण भी हो सकता है, बीपी के कारण भी हो सकता है, अगर हाई बीपी है तो उसका कारण होता है, धूम्रपान के कारण से होता है, डायबिटीज के कारण भी हो सकता है। तो जब भी स्ट्रोक आए, जो स्ट्रोक वर्ड कहीं पर आए, तो क्या मतलब समझना, आजकल हीट स्ट्रोक भी चल रहा है, वो भी आपको ध्यान में आ रहा है ना, रक्त प्रवाह रुकने के कारण होने वाली स्थिति, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, लिखा फास्ट काम करना होता है। फास्ट का मतलब होता है जो पता कैसे लगेगा फास्ट वर्ड यूज करके, सबसे पहले एप्स क्या है, फेस ड्रॉपिंग, नीचे को लटक जाएगा आदमी, झुक जाएगा। आर्म वीकनेस, ऐसे आर्म मतलब हाथ पांव लटक काम करना बंद करना, लटकने चालू हो जाएंगे, ठीक है। एस का मतलब स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत होने लगे, आदमी हकलाने लगेगा। और फिर क्या करना है, टाइम टू कॉल, अर्थात ये टाइम है जहां पर आपको तुरंत इमरजेंसी की कॉल है, आपको डॉक्टर के पास में या बाकी जगह पर जाना होता है, ये स्ट्रोक है, ठीक है ना। अब आते हैं अगली बारी, क्रोनिक अर्थात लंबे समय तक रहने वाली स्थिति। क्रोनिक डिजीज होते हैं जो लंबे समय तक रहती हैं, बने रहती हैं, सामान्यतः जीवन भर इलाज की आवश्यकता होती है इनको। इनमें क्या है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, हार्ट डिजीज, तो अर्थात लंबे समय तक रहने वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज आता है, ठीक है। और वर्ड यूज होता है। आइए और बात करते हैं एक्यूट का मतलब अचानक या गंभीर जो स्थिति होती है, तीव्र बीमारियां वो होती हैं, मतलब एक्यूट बोलते हैं ना, एक्यूट पेन हो गया है, या एक्यूट जो बीमारियां वो होती है क्या, जो अचानक शुरू होती हैं और तेजी से गंभीर हो जाती हैं। इनका इलाज तुरंत आवश्यक होता है, श्वसन संक्रमण होता है तुरंत, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, एक्यूट अपेंडाइटिक्स होता है ना, वो जो इंसेप्टिलाइटिस होता है ना, एक्यूट इंसेप्टिलाइटिस, जो ये उत्तर प्रदेश में किसमें ईस्टर्न वाले में
गोरखपुर वाले एरिया में हो रहा था ना, जो मस्तिष्क ज्वर वाला होता है, वो भी यही होता है। और इसके अलावा एक्यूट हार्ट अटैक, तीव्र जल्दी वो हृदय का दौरा पड़ता है, और किडनी इन्फेक्शन भी होता है। तो ये सब एक्यूट का मतलब अचानक या तीव्र गंभीर स्थिति होता है ना। इन्फ्लाइटिस में उसमें दिमाग जो जो क्या बोलते हैं उसको, ज्वर जो होता है अर्थात फीवर, वो कहाँ चढ़ जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है तुरंत। तो वहां पर ध्यान में आ गया एक्यूट के मारे। अब आएगा सिम्टम। सिम्टम का मतलब तो लक्षण, किसी भी बीमारी के, किसी भी समस्या के जो लक्षण, उसको सिम्टम बोलते हैं। सिंपल बात समझे। ये शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, और भावनात्मक भी हो सकते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसका संक्रमण क्या है, उसका लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, बुखार, सिरदर्द, थकान, कमजोरी, सर्दी, जुकाम, इस तरह के लक्षण। अर्थात सिम्टम का मतलब होता है बीमारी के संकेत, लक्षण, वही वाला। लेकिन यहीं पर एक और वर्ड यूज होता है, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ये एक ऐसी चिकित्सा स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक साथ कई लक्षण संकेत शामिल होते हैं। अर्थात किसी विशिष्ट रोग का संकेत नहीं होता, बल्कि लक्षणों का एक समूह है पूरा का पूरा। असमंजस की स्थिति में बता ही नहीं पा रहा है भी क्या हो रहा है, तो वह सिंड्रोम है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि हो तो रहा है कुछ, लेकिन क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो वो बहुत सारे, अब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा और हाई बीपी शामिल होते हैं, आता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, पेट में दर्द, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। अब इधर हो रहा है, अब उधर हो रहा है, कब कहाँ हो रहा है समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है, जो थकान पैदा कर देता है, आदमी को थकान लग रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि थकान क्यों लग रही है, ठीक है ना। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, पीओएस, महिलाओं में हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलता है, पीएमएस होता है, महिलाओं में ऐसे लक्षण उनके मासिक धर्म में आते हैं, उससे पहले आते हैं, जिसमें मूड का बदलाव, खाने की इच्छा, थकान, चिड़चिड़ापन, अवसाद, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये क्या होता है, सब सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड यूज होता है कई जगह पर, ध्यान में आएगा आपको, अर्थात लक्षणों का एक समूह। आइए कुछ और बात कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं आपके ध्यान में आने वाली। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी की पहचान करना, उसके कारणों का पता लगाना। यह प्रक्रिया जो है वो चिकित्सक द्वारा विभिन्न परीक्षणों और लक्षणों के आधार पर की जाती है। खून का परीक्षण होगा, एमआरआई होगा, एक्सरे होगा, बहुत सारी जो बाकी सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। सारी परीक्षा, बायोप्सी वगैरह जो कुछ होता है, अर्थात वो सब है डायग्नोसिस। क्योंकि डायग्नोसिस का मतलब बीमारी की पहचान करना। अगर बीमारी की पहचान हो जाएगी तभी तो क्या होगा, इलाज होगा। और इलाज होने के लिए क्या बोलते हैं, क्योर करना। क्योर अर्थात इलाज का मतलब बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना। यह चिकित्सा प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य होता है कि अगर कोई बीमार हो रखा है तो उसको ठीक करना, अंतिम लक्ष्य यही है बच्चा। मारना किसी का लक्ष्य नहीं है, मर जाता है आदमी का अलग बात है, लेकिन आमतौर पर इसलिए बोलते हैं ना, चिकित्सक को भगवान, डॉक्टर को भगवान बोलता है, कि उसका अंतिम लक्ष्य है कि उसको किसी बात को ठीक करना है, जिसमें रोग के सभी लक्षणों और कारणों को समाप्त किया जाता है, तो क्योर करने वाला। तो एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज होता है, सर्जरी से ट्यूमर निकालने वाला होता है, दवाओं से डायबिटीज वगैरह, मतलब सब तरह की जो तरह का इलाज होता है, हार्ट वाला होता है या मानसिक वाला, सब होता है। अर्थात क्योर का मतलब बीमारी का पूर्ण उपचार का मतलब होता है क्योर। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स एंड मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आदमी को चीजें समझ में नहीं आती। दवाएं और औषधियां विभिन्न प्रकार की रासायनिक या प्राकृतिक तत्व होते हैं जिन्हें बीमारियों के उपचार, रोकथाम और लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। दवाएं शरीर में विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करके काम करती हैं। इनका सटीक मात्रा में सेवन करना आवश्यक होता है। ज्यादा कर लोगे तो पता लगे जी आदमी ऊपर ही पहुंच गया, कम करोगे तो बीमारी को ठीक ही नहीं करेगा। इसलिए भाई साहब किसके लिए देखरेख में करना है, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हीं की देखरेख में वही दवा देंगे, वही मेडिसिन वही देंगे भाई साहब, उन्हीं से लेना है, अपने आप नहीं बनना डॉक्टर, ठीक है ना। आम लोगों की सुविधा और सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय औषधि नियंत्रण अधिनियम अर्थात इंडियन ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत औषधियों को परिभाषित किया गया, औषधियों को बताया गया। 2 तरह की औषधियां बताई गई हैं। आदमी खुद भी तो ले लेता है, कई बार क्या बोले मेडिकल स्टोर में जाके खुद ले लेता है, लेकिन अब वो कौन सी देगा और कौन सी नहीं देगा। तो 2 तरह की दवाइयां हो गई, एक होता है प्रोप्राइटरी ड्रग्स और एक होता है प्रिस्क्राइब ड्रग्स। प्रोप्राइटरी ड्रग्स क्या होता है और प्रिस्क्राइब ड्रग्स क्या होता है, आइए मैं थोड़ा सा आपको ध्यान में ला देता हूं। प्रोप्राइटरी ड्रग्स वे औषधियां होती हैं जो बिना डॉक्टर की पर्ची के भी मिल जाती हैं, आप उनको खरीद सकते हो, उनका उपयोग कर सकते हो। ये आम तौर पर ओवर द काउंटर दवाओं के रूप में, ओवर द काउंटर मतलब आप गए, आपने ले लिया, वो भी आपको दे देगा, सामने केमिस्ट आपको दे देगा, दवा स्टोर वाला आपको दे देगा। ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स बोलते हैं इनको, ये प्रोप्राइटरी ड्रग्स होते हैं। और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में जो आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध, ऐसी जो पद्धतियां, भारतीय पारंपरिक पद्धतियां जो भी हैं,
उनमें जो दवाइयां होती हैं जो आमतौर पर वो क्या होती है, प्रोप्राइटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, उसका मतलब यह है कि वो जो बनाने वाला है उसको उसके बारे में जानकारी है, आप उसको ले सकते हो। इन औषधि की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए, और लाइसेंस क्या होता है, इनको गैर केमिस्ट भी बेच सकते हैं। साथ में इनका निर्माण, मतलब अब बेचने के लिए तो नहीं चाहिए लाइसेंस, गैर केमिस्ट बेच सकते हैं, कोई भी बेच सकता है इनको, लेकिन इनके निर्माण जो जो निर्माण के लिए नियामक प्राधिकरण जो भी बनाने जो अथॉरिटीज हैं, है ना, ये उनको उनके द्वारा नियंत्रित होता है, ताकि उत्पाद सुरक्षित और प्रभावी, अर्थात बनाने वाले के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। उसको बनाने वाले को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन बेचने वाला गैर केमिस्ट भी बेच सकता है। ये ओटीसी ड्रग्स के रूप में भी इनको कहा जाता है, बेसिकली प्रोप्राइटरी ड्रग्स है। इसलिए क्या प्रोडक्ट पे लिखा होगा आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, उसका मतलब यही है, इसीलिए उसको आम आदमी बेच सकता है, आम आदमी दे सकता है, उसको रिकमेंड कर सकता है। अगला वाला आ रहा है, कौन सा वाला, प्रेस्क्राइब ड्रग्स। ये वो औषधियां होती हैं, वो दवाइयां होती हैं जिन्हें केवल डॉक्टर की पर्ची के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदा जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है। बिना डॉक्टर की पर्ची के ये दवाइयां नहीं मिल सकती हैं, और आमतौर पर जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जटिल बीमारियों के उपचार के लिए इनका उपयोग होता है, और इनका सेवन केवल चिकित्सक की निगरानी में ही किया जाता है। इनका उपयोग क्या जटिल और गंभीर बीमारी के लिए होगा। इनके निर्माण के लिए, वितरण के लिए भी बिल्कुल सख्त नियम होंगे, डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलेंगे। इनका सेवन भी चिकित्सक की निगरानी में ही किया जाएगा, अर्थात अन्यथा ये खतरनाक हो सकता है। जिनको क्या बोलते हैं, प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स। आइए अब और आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, प्रिवेंशन। जी हाँ, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम करना, जब जरूरी है भाई साहब, ऐसा थोड़ी कि बीमारी से ही इलाज ही करना है, भाई उसका पहले रोकथाम कर लें, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। ऐसी गतिविधियां, उपाय जो बीमारी या स्वास्थ्य समस्या को होने से रोकते हैं, इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। साफ सफाई का ध्यान रखना है, नियमित व्यायाम करना है, उचित नींद लेनी है, तनाव को मैनेज करना है, और पौष्टिक युक्त पौष्टिक आहार, पोषण युक्त पौष्टिक आहार आपको लेना चाहिए। और साथ में अगर उनमें नहीं है तो सप्लीमेंट का भी उपयोग किया जा सकता है, करते हैं बहुत सारे लोग, इसको रिकमेंड करते हैं, और आज के डेट में बहुत सारे लोग सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, पहले तो प्रिवेंशन समझ लीजिएगा, बीमारी से बचाव। अब सप्लीमेंट क्या होता है, सिंपल भाषा में समझें। सप्लीमेंट्स अर्थात सप्लीमेंट गोली के रूप में, कैप्सूल के रूप में, सिरप के रूप में या पाउडर के रूप में ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें आहार में विटामिन, खनिज, फैट, प्रोटीन, फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए लिया जाता है, इसलिए इन्हें आहार पूरक भी कहा जाता है। सप्लीमेंट का आहार पूरक भी आप इनको बोल सकते हैं, अर्थात आपके खाने पीने में जो कमियां हैं ये उन कमियों को पूर्ति करते हैं। अब खाने पीने में कोई कमी है, उससे बीमारी पनप रही है, तो भाई ये उसको क्योर करने में भी आपकी मदद कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पर सप्लीमेंट स्वस्थ आदमी यूज करे ताकि वो गंभीर बीमारियों से बच जाए, ये वहां पर होता है। इन्हें कई बार क्या होता है, डाइटरी सप्लीमेंट भी कहा जाता है, फूड सप्लीमेंट भी बोलते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी बोलते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बोलते हैं, एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स भी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य क्या है, शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सभी सप्लीमेंट्स का उद्देश्य है। सामान्य स्वास्थ्य को सुधारने, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और बीमारियों को रोकथाम और समग्र वेलनेस जैसे लाभों को हासिल करने में सप्लीमेंट मदद करते हैं। तो जब भी सप्लीमेंट का जिक्र हो, जब भी डाइटरी सप्लीमेंट का जिक्र हो, फूड सप्लीमेंट का जिक्र हो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जिक्र हो, हेल्थ सप्लीमेंट्स का जिक्र हो या न्यूट्रास्यूटिकल का जिक्र हो, तो उसका आप सिंपल मतलब समझिएगा, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने वाले उत्पाद जो गोली के फॉर्म में हो सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में हो सकते हैं, सिरप के फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये दवाइयां नहीं होते। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, ध्यान में आ गया, आपको प्रिवेंट करना है तो इन सब चीजों से करना है। इसलिए ये कहा गया है बचाव के 1000 इलाज के 1 लाख के बराबर है। बचाव के 1000 इलाज के 1 लाख के बराबर है। तो बचाव कब करोगे, जब आपका उसमें नॉलेज होगी। तो बचाव करना है, नॉलेज होगी तो आप बचाव करोगे। इसलिए जितनी बातें आज बताई गई ये ध्यान में आ जाएंगी आपको। अगर आज जितनी बातें आपको ये सब चीजें ध्यान में आई, जो मेडिकल टर्म्स इजी आसान भाषा में आपको समझा गया, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आपके लिए वैल्यूएबल रहा है, ये आपके बचाव में मदद करने के लिए मदद कर सकते हैं,
तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने जानने वालों को भी देगा ताकि उनको भी इसकी नॉलेज मिल जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, वैल्यूएबल कंटेंट आपको रूटीन में आगे भी मिलते रहेंगे। मेरी कोशिश है इसके माध्यम से मेरे पास जितना नॉलेज है, ये जो आम आदमी के लिए लाभदायक हो सकता है, उसको मैं इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके सामने तक लेकर के आऊंगा। लेकिन उसके लिए हौसला अफजाई भी है। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमको भी और बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और आप अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पर कंटेंट चाहते हो तो आप कमेंट में लिख भी सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बना भी रखे हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। निश्चित रूप से लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं फिर मिलता हूं आपको एक बेहतरीन कंटेंट और बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।